Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this external reviewer program certification, and I would be your facilitator. I would be your trainer for explanation for the detailing on the two accounting standard. One is IFRS 16, and the second one is IFRS 11. That is joint arrangement. तो सबसे पहले तो जो ये रिव्यूअर प्रोग्राम की जो भी रेलेवेंट कमेटी है मैं उसका थैंकफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए। आप लोग मेरे साथ जो है IFRS 16 लीजेस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS 11 जॉइंट अरेंजमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर कर रहे होंगे। दो सेशंस में जो है ना हम इसको कवर करेंगे। 2 बजे से 3:30 बजे तक IFRS 16 और फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स हम IFRS 11 देख रहे होंगे। अब यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स वगैरह मौजूद है, कुछ मुझे नाम से थोड़ा रिकॉल हो रहा है कि शायद मेरे ही एक्स स्टूडेंट्स वगैरह रहे होंगे, या तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हवाले से या टैक्सेशन के हवाले से। तो थोड़ा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। माय नेम इज मुर्तजा काय। बेसिकली जो है मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और एक टैक्सेशन का एक्सपर्ट हूँ स्पेसिफिकली। आई एम रनिंग माई ओन फर्म, आई एम डायरेक्टर इन अ फर्म अंडर द नेम ऑफ मैवन माइंड्स। और साथ साथ जो है मैं एक सीए का इंस्टीट्यूट, सीए का एक कॉलेज भी रन कर रहा हूँ, जिसमें स्पेसिफिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और टैक्सेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं बेसिकली देख रहा हूँ। तकरीबन 9-10 साल का मेरा जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है टीचिंग से भी रिलेटेड, और साथ साथ जो भी प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है। चूंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करना है, दैट इज IFRS 16। तो बगैर मजीद अपना जो है टाइम इंट्रोडक्शन पे जाए किए बगैर हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर आते हैं। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS 16 लीजेस का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, काफी ज्यादा डिटेल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। रीजन बीइंग कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास लेसी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेसी की प्रेजेंटेशन, लेसी की डिस्क्लोजर के पर्सपेक्टिव से बातें की गई है। रीजन बीइंग कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हम लेसोर के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे होते हैं कि अगर एक लीजिंग कंपनी है या अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लीज पे एसेट को लीज आउट करता है, तो इस लेसोर की बुक्स में, इस लेसोर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस लीज ट्रांजेक्शन को कैसे अकाउंट फॉर किया जाएगा, कैसे प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया जाएगा। तो बहुत सारी बातें जो कि इस स्टैंडर्ड के अंदर कवर की गई है। फिर प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट अपने लीज के एग्जीक्यूशन फेज के अंदर रीमेजर हो सकता है, यानी कि लीज के assumptions, लीज के एस्टिमेट्स में चेंज आ सकता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे पास जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो सकती है। इसी तरह से हमारे पास सेल एंड लीजबैक का कॉन्ट्रैक्ट होता है और बहुत सारी चीजें जो कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे होते हैं और अपनी प्रैक्टिकल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। ये डॉक्यूमेंट जितने भी मैं आज इस डिस्कशन के अंदर आप लोगों के साथ कवर करूंगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ किसी ना किसी थ्रू वे में आपके साथ शेयर कर दी जाएंगे। आई डोंट नो कि इन्होंने अगर कोई इस तरह का कोई ग्रुप वगैरह बनाया तो मैं वहां भी शेयर कर सकता हूँ, अदरवाइज अगर जूम पे पॉसिबल हुआ तो मैं जूम पे भी आपके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर दूंगा। तो IFRS 16 का एक स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही ज्यादा डिटेल ट्रांजेक्शन है, जिसके अंदर नंबर ऑफ सिनेरियोस, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस को, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स को डिफाइन किया गया, एक्सप्लेन किया गया, उनकी कॉन्सेप्ट्स, उनकी लॉजिक्स बताई गई है। लेकिन considering the time limitation that we have, I would try to have maximum discussion on this standard। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको इस कम टाइम के अंदर कवर करवाऊं। तो सबसे पहले किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने से पहले, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को कवर करने से पहले हमें उसके नाम को समझने की जरूरत है। अगर आप किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम बहुत अच्छे से समझ आ जाते हो तो फिर आप उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम भी समझ जाओगे। तो हम पहले नाम समझेंगे और फिर IFRS 16 का क्या काम है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। IFRS 16 जिसका नाम है लीजेस, जिसका नाम है लीजेस, तो ऑब्वियसली लीजेस का ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हवाले से बात करता होगा, लीज की प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स के हवाले से बात करता होगा, लेसी और लेसोर की किताबों। लेकिन सही मानों में ये समझना भी जरूरी है कि लीज कहते किसको है, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट किस वक्त लीज कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा और हम उसके ऊपर IFRS 16 अप्लाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले IFRS 16 जो हमें एक लीज कॉन्ट्रैक्ट की, एक लीज अरेंजमेंट की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान सी, बहुत ही सादा सी डेफिनेशन है आपके सामने लीज कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि लीज कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट that convey the right to use of an asset for a period of time in exchange for consideration. Lease contract is a contract that convey the right to use of an asset for a period of time in exchange for consideration. बजाहिर तो अगर हम इस डेफिनेशन को रीड करें तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके नतीजे में एक एसेट का राइट टू यूज, एक एसेट को यूज करने का राइट एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा लीज कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो बजाहिर तो ये डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके नतीजे में एक एसेट को यूज करने का राइट एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो
for some period of time. It can be 6 months, it can be 6 years, it can be any period of time. Even it can be in terms of production capacity, even it can be in terms of machine hours. Again some consideration, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन अगर हम इस लीज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल पोस्टमार्टम करें, तो हमारे सामने इस लीज कॉन्ट्रैक्ट से 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज निकलकर सामने आती है. जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने रीड की, उन 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को मैंने ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है, मैंने उन 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड इज राइट टू यूज. द सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज एन एसेट. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज पीरियड ऑफ टाइम. एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसीडरेशन. जब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम से कम ये 4 चीजें मौजूद होंगी, जब एक अरेंजमेंट के अंदर, एक अंडरस्टैंडिंग के अंदर कम से कम ये 4 की फीचर्स मौजूद होंगे, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक लीज कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किए जाएंगे. तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम IFRS 16 की अकाउंटिंग एप्लीकेशंस अप्लाई कर रहे होंगे. लेकिन यहाँ पे बड़ा समझना जरूरी है कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी क्लासिफाइड एज लीज कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ थिन लाइन टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी क्लासिफाइड एज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है. देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को हम लीज कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे अकाउंट फॉर कर दे, लेकिन एक्चुअली वो लीज कॉन्ट्रैक्ट हो ही ना, वो कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो. देयर माइट बी अ चांसेस कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे अकाउंट फॉर कर रहे हो, एक्सपेंस को पीरियोडिक बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन फुलफिल करता हो, और उसके ऊपर हमें IFRS 16 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक वेयर हाउस है लोकेशन ए पे. फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक वेयर हाउस है लोकेशन ए पे, और इस वेयर हाउस में मेरी कुछ इन्वेंट्रीज रखी हुई हैं, और इस वेयर हाउस में मेरी कुछ इन्वेंट्रीज रखी हुई है. तो मैं चाहता हूं कि इस वेयर हाउस ए में जो मेरी इन्वेंट्रीज रखी हुई है, मैं इनको शिफ्ट करना चाहता हूं वेयर हाउस बी में. मैं इनको शिफ्ट करना चाहता हूं वेयर हाउस बी में. अब अगर मेरे पास कुछ इन्वेंट्रीज रखी हुई हैं जिसे मैं लोकेशन ए से लोकेशन बी पे शिफ्ट करना चाहता हूं, मूव करवाना चाहता हूं, ट्रांसफर करवाना चाहता हूं, तो प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं सर? प्रैक्टिकली अगर तो आपके पास अपना ट्रॉलर, अपने ट्रक, अपने शेजोर ट्रक वगैरह अवेलेबल है, आप अपनी इन्वेंट्री को मूव करते हैं. लेट्स से कि मेरे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट, लेट्स से कि मेरे पास ऐसा कोई व्हीकल वगैरह मौजूद नहीं है कि मैं अपनी इस इन्वेंट्री को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर कर सकूं. अब इस सिनेरियो में क्या होगा? इस सिनेरियो में ये होगा कि आप किसी से किराए पे एक लोडर, एक ट्रक अरेंज करोगे, और किराए पे वो लोडर, वो ट्रक अरेंज करोगे, और अपनी इन्वेंट्री को लोकेशन ए से लोकेशन बी पे शिफ्ट कर सकते हो. तो ये जो किराए पे आपने ट्रक या लोडर अरेंज किया ना, यहाँ पे अरेंजमेंट क्या हुआ है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की अंडरलाइन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की अंडरलाइन मोडालिटीज क्या है, इसकी बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट या तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा या फिर लीज कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के पास जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ट्रक ड्राइवर के पास जाता हूँ, और उससे कहता हूँ कि भाई आप मेरी इन्वेंट्री को लोकेशन ए से लोकेशन बी पे शिफ्ट कर दें. मैं किसी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी के पास गया या किसी ट्रक ड्राइवर के पास गया, और मैंने उसे कहा कि भाई मेरे पास कुछ इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री लोकेशन ए से लोकेशन बी पे शिफ्ट करने की सर्विसेज आप मुझे प्रोवाइड करते हैं, इन्वेंट्री मेरी लोकेशन ए से लोकेशन बी पे शिफ्ट कर दें. इस सिनेरियो में, इस एग्जांपल में, लेट्स से कि मैंने जिम्मेदारी उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को दे दी, उस ट्रक ड्राइवर को दे दी कि वो आएगा अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से मेरी इन्वेंट्री को अपने ट्रक में लोड करेगा, और इन्वेंट्री को ट्रक से लोड करके लोकेशन ए से लोकेशन बी पर लेकर चला जाएगा. इसी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसी ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं किसी कंपनी के पास जाऊं, किसी ट्रक वाले के पास जाऊं, और उससे ये कहूं कि आपके पास जो ट्रक है, मुझे एक ट्रक एक दिन के लिए इस्तेमाल करने के लिए चाहिए. मैं उस ट्रक को रेंट पे लूं, मैं उस ट्रक को रेंट पे लूं, खुद से अपनी इन्वेंट्री वहां पे लोड करूं, अपनी मर्जी का जो है ना रूट या पाथ सेलेक्ट करके लोकेशन बी पे पहुंचूं, और वहां पे जो है ना अपने गुड्स को अनलोड कर रहा हूं. ट्रांजेक्शन को आइदर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वाले एग्रीमेंट के तहत एग्जीक्यूट करें, कि ट्रांसपोर्ट ट्रांजेक्शन को आइदर आप ट्रक रेंट आउट करके खुद से एग्जीक्यूट करें. दोनों केसेस में आप ऑब्जेक्टिव सेम अचीव कर रहे हैं. आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप अपनी इन्वेंट्री को लोकेशन ए से लोकेशन बी पे शिफ्ट करना चाहते हो, लेकिन सिर्फ दोनों की डिस्कशन, दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस, दोनों की मोडालिटीज थोड़ा आगे पीछे होने की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा लीज कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. जो हमने इनिशियल डिस्कशन की, जो हमने इनिशियल अरेंजमेंट डिस्कस किया, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को ये कह रहे हैं कि भाई आपने इन्वेंट्री को लोकेशन ए से लोकेशन बी पे शिफ्ट करना है, आप इस इन्वेंट्री को लोकेशन ए से लोकेशन बी पे ले जाने के लिए अपना ट्रक इस्तेमाल करें, इन्वेंट्री लोड करें, अनलोड करें, जो रास्ता इख्तियार करना है वो रास्ता इख्तियार करें, जिस टाइम पे इन्वेंट्री को शिफ्ट करना है उस टाइम पे इन्वेंट्री को शिफ्ट करें, जिस स्पीड पे आपको ट्रक को चलाना है उस स्पीड पे आप ट्रक को चलाएं. हमारी इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, हमें सिर्फ गुड्स ए से बी पे डिलीवर करने हैं.
तो इस सिनेरियो में ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। रीजन बीइंग कि एसेट भी है, इन सर्विसेज कैटेगरीज कोई कंसिडरेशन भी होगी, लेकिन इस एसेट का राइट टू यूज, इस एसेट को यूज करने का राइट हमारे पास नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के पास ही है। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी अपनी मर्जी से, अपनी टाइमिंग, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से इन्वेंट्री को लोकेशन ए से लोकेशन बी पे लेकर जाएगी। किस स्पीड पे ट्रक को चलाना है, किस रास्ते से ट्रक को चलाना है, ये सारी डिसीजन मेकिंग उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इस अरेंजमेंट में एसेट भी है, कंसिडरेशन भी है, और कंसिडरेशन के अगेंस्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसमें कुछ टाइम भी लग रहा होगा, लेकिन एसेट को यूज करने का राइट हमारे पास नहीं है। एसेट को यूज ट्रांसपोर्टेशन कंपनी अपनी मर्जी से कर रही होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के केस में हम अपने पास कोई आईएफआरएस 16 की कॉम्प्लेक्स लीज अकाउंटिंग अप्लाई नहीं करते, बल्कि सिंपली एक्सपेंस और पेबल या कैश वगैरह अपने पास से आउट कर रहे होते हैं। अगर इसी ट्रांजेक्शन को मैं इस तरह से एग्जीक्यूट करता हूँ कि मैं किसी ट्रक ओनर के पास जाऊं, किसी ट्रक ड्राइवर के पास जाऊं और उससे एक ट्रक एक दिन के लिए, 6 महीने के लिए रेंट पे ले लूं, तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं दिन में किस वक्त, किस रास्ते से अपनी इन्वेंट्री को लोकेशन ए से लोकेशन बी में शिफ्ट करता हूं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट के कलर्स इख्तियार कर रहा है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट बनता जा रहा है। रीजन बीइंग कि जब मैंने ट्रक किराए पे लिया, तो अब ट्रक को किस वक्त इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस स्पीड पे चलाना है, किस रास्ते से इस्तेमाल करना है, इन सारी चीजों का राइट मेरे पास आ गया। यानी कि देयर इज एन एसेट, आई हैव द राइट टू यूज दैट एसेट। मेरे पास उस एसेट को यूज करके इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने का राइट, मेरे पास उस एसेट के यूज की डायरेक्शन का राइट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा लीज कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास एसेट के साथ साथ उस एसेट को यूज करने का राइट भी आ गया है। तो व्हाट इज अ लीज कॉन्ट्रैक्ट? अ लीज कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट that transfers the right to use of an identified asset, that transfers the right to use of an identified asset from one person to another person against some consideration for a certain period of time. जनरली हमारे पास एक लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक को हम नाम देते हैं लेसी का, एक को हम नाम देते हैं लेसोर का। एक को हम नाम देते हैं लेसी का, एक को हम नाम देते हैं लेसोर का। लेसी वो पार्टी है जो कि लीज कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में, एक आइडेंटिफाइड एसेट का राइट टू यूज हासिल कर रही होती है। लेसी वो पार्टी है जो कि एक लीज कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में एक आइडेंटिफाइड एसेट को यूज करने का राइट ऑब्टेन कर रही होती है। और लेसोर उस पार्टी को कहा जाता है जो कि अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट अपने एक एसेट को यूज करने का राइट ट्रांसफर कर रहा होता है, अपने एक एसेट को यूज करने का राइट ट्रांसफर कर रहा होता है टुवर्ड्स द लेसी। तो देयर आर जनरली टू पार्टीज इन्वॉल्वड इन अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। वन इज लेसी who obtain the right to use of an underlying asset. The second one is lessor who provides or transfer the right to use of an underlying asset. कोई ना कोई अंडरलाइंग एसेट होगा जिसका राइट टू यूज ट्रांसफर किया जा रहा होगा, और इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कंसिडरेशन ली जा रही होगी। तो चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, चार इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम इस लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। वन इज एसेट, और मोर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एसेट। The second one is right to use. What is the concept behind the right to use? The third thing is period of time. और इस period of time को हम IFRS 16 के स्टैंडर्ड में लीज टर्म के नाम से पुकार रहे होंगे, और इस पीरियड ऑफ टाइम को हम IFRS 16 के स्टैंडर्ड में पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से, पीरियड ऑफ टाइम के नाम से पुकार रहे होंगे। और चौथी चीज हम इस स्टैंडर्ड के अंदर देखेंगे, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। और इस कंसिडरेशन को इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लीज पेमेंट के नाम से पुकारा जा रहा होगा। से मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए, तो मैं इनको साथ साथ कोशिश करता हूं कि आंसर करने की कोशिश करूं। एक अटेंडी ने सवाल पूछा कि सर व्हाट अबाउट 6 मंथ ओनली इन दिस केस? सर पीरियड ऑफ टाइम कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 6 मंथ, इट कैन बी 6 डेज, इट कैन बी 6 ईयर्स, इट कैन बी 60 मंथ्स। पीरियड ऑफ टाइम कुछ हो सकता है। पीरियड ऑफ टाइम जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स में ही स्पेसिफाई किया जाए। हो सकता है कि आप किसी मशीनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑब्टेन कर रहे हो, कि भाई एक मशीन है जो कि 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकती है। आपने उस मशीन को हासिल किया, आपने उस मशीन को लीज कॉन्ट्रैक्ट पे लिया उस मशीनरी से 20,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इन दिस एग्जांपल दैट 20,000 प्रोडक्शन कैपेसिटी, दैट 20,000 प्रोडक्शन यूनिट, इट इज अवर पीरियड ऑफ टाइम। एक ने सवाल करा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेंट एंड लीज? देखिए, लेमन टर्म में, कॉमन डिक्शनरी टर्म में रेंट और लीज हम सिनोनिम्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अपनी रोजमर्रा की डिस्कशन में एक ही कॉन्ट्रैक्ट को लीज का भी नाम देते हैं, रेंट का भी नाम दे देते हैं, लेकिन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से इनके एक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस, इनके एक्चुअल मोडालिटीज, इनके एक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को असेस करके
हम ये कंक्लूड करते हैं कि आइदर ये कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट है, आइदर ये कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, आइदर ये कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट है, आइदर ये कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। और मैंने आपको बताया कि लीज कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जरूरी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये 4 क्राइटेरिया, ये 4 एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट हो, मौजूद हो। वन बाय वन हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टर्म हमने डिस्कस करनी है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइड एसेट। सबसे पहली टर्म हमने जो डिस्कस करनी है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइड एसेट। यानी कि जो भी एक एसेट का राइट टू यूज, जो भी एक एसेट के राइट टू यूज लेसोर से लेसी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, देयर शुड बी एन आइडेंटिफाइड एसेट, देयर शुड बी एन आइडेंटिफाइड एसेट। यानी कि कोई ना कोई स्पेसिफिक एसेट होगा जिसका राइट टू यूज एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो रहा होगा। ये जो एसेट की आइडेंटिफिकेशन है ना, ये एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, ये इम्प्लिसिट भी हो सकती है। एसेट की जो आइडेंटिफिकेशन है ना, ये एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, ये इम्प्लिसिट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप एक रेंटर कार वाले के पास जाते हो और आप रेंटर कार वाले से कोई एक स्पेसिफिक व्हीकल रेंट पे लेते हो, तो भाई मुझे फला मैन्युफैक्चरर की, फला ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की, फला इंजन कैपेसिटी की एक व्हीकल रेंट पे चाहिए। तो व्हीकल जब वो आपको रेंट आउट कर रहा होगा तो इसका कोई स्पेसिफिक इंजन नंबर होगा, इसका कोई स्पेसिफिक चेसिस नंबर होगा, इसका कोई स्पेसिफिक नंबर प्लेट होगी। यानी कि देयर आर एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। आपका एसेट एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइड है, इसका मैन्युफैक्चरर भी स्पेसिफिक है, इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी स्पेसिफिक है, इसका मेक एंड मॉडल भी स्पेसिफिक है, इसकी नंबर प्लेट, इसका इंजन नंबर, इसका चेसिस नंबर, ये सारी चीजें एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइड होगी इस कॉन्ट्रैक्ट में। और एसेट की आइडेंटिफिकेशन इम्प्लिसिट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास गए, आप किसी थर्ड पार्टी के पास गए और आपने एक मशीनरी को रेंट आउट करने की ख्वाहिश जाहिर की। अब जो मशीनरी आप रेंट आउट करना चाहते हो, लेट से कि वो रेडिली अवेलेबल नहीं है और वो मैन्युफैक्चरर आपको मशीनरी मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड कर रहा होगा। तो जब आप इस तरह की एसेट को लीज पे लेने की बात करोगे जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में कंप्लीट नहीं है, प्रेजेंट सिचुएशन में मौजूद नहीं है, अभी मैन्युफैक्चर होगा, तो भी उस मशीनरी की कोई ना कोई कैपेसिटी एग्रीड की जाएगी ना, कि भाई फला यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें, फला मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, फला प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए, फला हॉर्स पावर या केवीज का इंजन होना चाहिए। जो भी एक्सवाइजी मशीनरी की, प्लांट मशीनरी की स्पेसिफिकेशन होगी, तो एसेट की आइडेंटिफिकेशन या तो एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन होगी या फिर एसेट की आइडेंटिफिकेशन इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन होगी। एक ने सवाल पूछा कि सर क्या लीज पीरियड लेस देन अ ईयर हो सकता है? यस, बिल्कुल, लीज पीरियड कैन बी लेस देन अ ईयर। एक ने बड़ा रेलेवेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, कैन एसेट बी द सर्विस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स? कैन एसेट बी द सर्विस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। हम तो अकाउंट्स में हमेशा से जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस करते हैं कि एसेट इज द रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी। और ह्यूमन बीन आप रिसोर्स तो कह सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इस बात को डिस्करेज करते हैं कि आप ह्यूमन रिसोर्स को अपने पास एज एसेट रिकॉग्नाइज करो, आप ह्यूमन रिसोर्स को अपने पास एज एसेट रिकॉग्नाइज करो। हमने डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये बात कवर की है कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग्स पे खर्चा करते हो, उनके सर्टिफिकेशंस पे खर्चा करते हो, उनकी स्किल एनहांसमेंट वगैरह पे खर्चा करते हो, तो ये चीजें आप एसेट के तौर पे स्टैंडर्ड डिस्करेज करता है रिकॉग्नाइज करना। रीजन बीइंग कि ह्यूमन रिसोर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सर हमारा एम्प्लॉई हमारे कंट्रोल में तो है। यस, बिल्कुल, आपका एम्प्लॉई आपका कंट्रोल में तो है, लेकिन स्टिल वो कभी भी रिजाइन कर दे, वो कभी भी पागल हो जाए, वो कभी भी मर जाए। तो स्टैंडर्ड की इंकरेजमेंट इस तरफ है कि हम कभी भी ह्यूमन रिसोर्स को एज एसेट कैपिटलाइज नहीं करते। और एक और चीज, लार्जली आईफआरएस 16 में जिस एसेट की बात की जा रही है ना, वो टेंजिबल एसेट ही होगा। लार्जली आईफआरएस 16 में जिस एसेट की बात की जा रही है ना, वो एक टेंजिबल एसेट ही होगा। रीजन बीइंग कि अगर मैं किसी को इंटेंजिबल एसेट यूज करने के लिए देता हूं, मैं अपना कोई सॉफ्टवेयर, अपना कोई कॉपीराइट, अपना कोई पेटेंट, इस तरह की कोई चीज किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूं, तो फिर ये लाइसेंसिंग अरेंजमेंट बन जाता है, फिर ये रॉयल्टी अरेंजमेंट बन जाता है। और लाइसेंसिंग और रॉयल्टी को आईफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स के स्टैंडर्ड के तहत अकाउंट फॉर किया जाता है। मैं रिपीट करता हूं, अगर अंडरलाइंग एसेट टेंजिबल एसेट है, कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लार्जली इस सिनेरियो में आइडेंटिफाइड एसेट आईफआरएस 16 में फॉल करेगा। अगर अंडरलाइंग एसेट कोई इंटेंजिबल है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, कोई इस तरह की चीज है, कोई मैन्युफैक्चरिंग राइट है, तो इसके अगेंस्ट जो रेमुनेशन मिलता है, इसे हम प्रैक्टिकली लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइज फी या रॉयल्टी का नाम दे रहे होते हैं। और इसको अकाउंट फॉर करने के लिए हम आईफआरएस 15 का अकाउंट स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, इसे आईफआरएस 16 में लेकर नहीं जा रहे होंगे। सबसे पहले, देयर मस्ट बी एन आइडेंटिफाइड एसेट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एसेट कैन बी एन एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, इट कैन बी एन इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट के बाद जो हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट टर्म था एक लीज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, वो था राइट टू यूज एसेट। कि एक लीज कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में एक आइडेंटिफाइड एसेट का राइट टू यूज, एक आइडेंटिफाइड एसेट को यूज करने का राइट एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ, लेसोर से लेसी की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा हो। तो सवाल ये क्रिएट होता है कि व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय राइट टू यूज। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि राइट टू यूज का मतलब है कि दो राइट्स। राइट टू यूज का मतलब है कि दो राइट्स। नंबर वन, द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट थ्रू द यूज ऑफ द एसेट, the right to obtain substantial economic benefit through the use of the asset, and the right to direct the use, यानी कि एसेट को कब कहां कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए लेमन टर्म में, अगर हमारे पास कोई एसेट है ना, और मैं आपसे पूछूं कि आप इस एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे हासिल कर सकते हैं, तो सर एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट दो तरह से हासिल किए जा सकते हैं, या तो इसको इस्तेमाल करके या उसको बेचकर, या तो एसेट को इस्तेमाल करके या एसेट को बेचकर। प्रैक्टिकली स्पीकिंग किसी भी एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट या तो उसको इस्तेमाल करके हासिल किया जा सकता है या फिर उसको बेचकर हासिल किया जा सकता है। राइट टू यूज में एसेट को बेचकर इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करने का राइट का जिक्र नहीं है। राइट टू यूज में एक एसेट को बेचकर इकोनॉमिक बेनिफिट को हासिल करने का जिक्र नहीं है। राइट टू यूज में वन इज कंडीशन इज दैट कि द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट थ्रू यूज, द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट बाय यूजिंग द एसेट। अगर एक एसेट को यूज करके इकोनॉमिक बेनिफिट्स राइट करने का हक है आपके पास, साथ साथ उस एसेट के यूज की डायरेक्शन डिसाइड करने की डिसीजन मेकिंग हो, साथ साथ उस एसेट के यूज को डायरेक्ट करने की डिसीजन मेकिंग हो आपके पास हो, कि कब कहां किस पर्पस के लिए किस तरह से कितनी स्पीड पे कितनी कैपेसिटी पे आपने उसको इस्तेमाल करना है। अगर ये दो चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन्ड है, अगर ये दो चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर हो रही है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लीज कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जा रहे होंगे, क्योंकि देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट, देयर इज अ right to use of an identified asset, there is a transfer of right to use of an identified asset। एक ने सवाल पूछा कि सर रेंटिंग ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट, रेंटिंग ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट कंप्राइजिंग ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीनरी स्पेयर पार्ट इज कवर्ड अंडर लीजेस और नॉट। द आंसर इज यस। अगर ग्रुप ऑफ एसेट्स है, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स है, अगर ग्रुप ऑफ एसेट्स में लैंड भी है बिल्डिंग भी है प्लांट एंड मशीनरी भी है स्पेयर भी है, एज लॉन्ग एज के एसेट्स आइडेंटिफाइड है, फिर वो एक से ज्यादा एसेट्स हो फिर वो ग्रुप ऑफ एसेट्स हो, ये कॉन्ट्रैक्ट भी लीज कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। पहली कंडीशन पहली सिचुएशन कि आपके पास आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। तीसरी चीज है लीज टर्म। तीसरी चीज है लीज टर्म। अब लीज टर्म थोड़ा सा एक टेक्निकल जार्गन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय लीज टर्म। लीज टर्म की डेफिनेशन में लीज टर्म के कॉन्सेप्ट के अंदर तीन चीजें हैं। नंबर वन, नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज। नंबर वन, नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज। नंबर टू, period covered by extension option. Number two, period covered by extension option. And number three, period covered by termination option. Period covered by termination option. मैं समझाने की कोशिश करता हूं वन बाय वन। सबसे पहले एक लीज कॉन्ट्रैक्ट का जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट का जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड लीज टर्म का पार्ट बनेगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कैंसिलेबल पीरियड। नॉन कैंसिलेबल पीरियड नाम से तो समझ आता है कि एक ऐसा मिनिमम पीरियड जिसे लेसी या लेसोर कैंसिल ना कर सके। एक ऐसा मिनिमम पीरियड जिसे लेसी या लेसोर कैंसिल ना कर सके विदाउट इनकरिंग अ पेनल्टी, विदाउट इनकरिंग अ पेनल्टी। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं अपने कॉलेज के एक रूम में बैठकर आपके लिए ये ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर रहा हूं। जिस जगह पर मैं बैठा हूं ये जगह मैंने किराए पे ली है, ये जगह मैंने किराए पे ली है। इस कॉन्ट्रैक्ट को इस किराए पे मैंने इस जगह को 5 साल के लिए लिया है। मेरा जो रेंट एग्रीमेंट है, मेरा जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 साल का है। लेकिन इस 5 साल के रेंट एग्रीमेंट में, लेकिन इस 5 साल के लीज कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड 3 साल का है। नोटिस पीरियड 3 साल का है कि अगर मुझे ये जगह खाली करनी हो या मालिक मकान को मुझे इस जगह से वेकेट करना हो, तो मुझे या मालिक मकान को एक दूसरे को 3 महीने का कम से कम नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। वैसे तो ओवरऑल लीज कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, लेकिन अगर मुझे ये जगह 5 साल से पहले खाली करनी है, मालिक मकान को मुझे इस जगह से 5 साल से पहले खाली करवाना है, उससे मुझे कम से कम 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। यानी कि 3 महीने से पहले ना मैं इस जगह को छोड़ सकता हूं, ना मालिक मकान मुझे इस जगह से बाहर निकाल सकता है। तो जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड नोटिस पीरियड। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर आपने ये जगह 3 महीने के लिए, आपने ये जगह 5 साल के लिए किराए पे ली, 3 महीने का नोटिस पीरियड है, लेकिन व्हाट इफ कि आप आज ये जगह छोड़ दो, आज ही जगह खाली कर दो,
सर मालिक ने आपको ये जगह 5 साल के लिए किराए पे दी, 3 महीने का नोटिस पीरियड रखा, लेकिन व्हाट इफ मालिक मकान आपको आज ही निकाल दे, तो कैंसल तो हो सकता है। यस, नॉन कैंसिलेबल पीरियड भी कैंसल हो सकता है। यस, नॉन कैंसिलेबल पीरियड भी कैंसल हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। लेकिन इसको कैंसल करने के लिए, इसको टर्मिनेट करने के लिए देयर शुड बी सम पेनल्टी। तो व्हाट इज नॉन कैंसिलेबल पीरियड? Non cancellable period is the minimum time duration, minimum period of a lease contract that cannot be cancelled either by the lessee, either by the lessor without incurring some penalty. वैसे तो मैं चाहूं तो आज ही प्रॉपर्टी वेकेट कर दूं, आज ही जगह को छोड़कर चला जाऊं, लेकिन अगर मैं आज भी इस जगह को छोड़कर चला जाऊं तो भी मुझे 3 महीने का किराया देना पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ 3 महीने के लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी। मेरा मालिक मकान चाहे तो मुझे आज ही धक्के मार के यहाँ से निकाल दे, लेकिन अगर मेरा मालिक मकान मुझे आज ही यहाँ से निकाल भी देता है तो वो 3 महीने की मुझे कंपनसेशन, रेंट की कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी पे कर रहा होगा। तो नंबर वन, नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज फॉर विच द लेसी हैज द राइट टू यूज ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। वो मिनिमम पीरियड जिसमें आप लीज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना कर सको विदाउट इनकरिंग सम पेनल्टी, ये पीरियड आपका नॉन कैंसिलेबल पीरियड है। फिर हमारे पास प्रैक्टिकली स्पीकिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एट टाइम्स एक्सटेंशन ऑप्शंस होते हैं, एट टाइम्स टर्मिनेशन ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये जगह 5 साल के लिए किराए पे ली और मेरे पास ये राइट है कि 5 साल के बाद मैं चाहूं तो इस रेंट एग्रीमेंट को, इस लीज कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता हूं। मैंने ये जगह ओरिजिनली 5 साल के लिए किराए पे ली और मैं चाहूं तो 5 साल के बाद इस रेंट एग्रीमेंट को, इस लीज कॉन्ट्रैक्ट को मजीद 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता हूं। तो वो जो मेरे पास एक ऑप्शन है ना कि मैं मजीद इस रेंट एग्रीमेंट को, मजीद इस लीज कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता हूं, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑप्शन। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑप्शन। लीज टर्म में ये कहता है कि पीरियड कवर्ड बाय द ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज, पीरियड कवर्ड बाय द एक्सटेंशन ऑप्शन if it is reasonably certain to exercise the option, if it is reasonably certain to exercise the option। सर क्या कह रही है? सर अगर हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में, अगर हमारे लीज अरेंजमेंट में लेसी के लिए कोई एक्सटेंशन ऑप्शन है, यानी कि वो लीज को सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एक्सटेंड कर सकता है, तो फिर एक्सटेंडेड पीरियड भी आप लीज टर्म का पार्ट बनाओगे। तो फिर एक्सटेंडेड पीरियड भी लीज टर्म का पार्ट बनेगा उस वक्त जब इस बात के रीजनेबल चांसेस हो, जब इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी हो कि आप इस लीज को एक्सटेंड करने वाले हो, आप इस लीज को एक्सटेंड करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 साल के लिए जगह लीज पे ली और 3 साल का अपने लिए एक एक्सेप्शन ऑप्शन रखा। आज मुझे लगता है कि मैं एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, तो मेरे लिए लीज टर्म कितनी होगी? 8 साल। 2 साल बाद मुझे लगता है कि मैं इस लीज टर्म को एक्सटेंड नहीं करूंगा, तो मेरी लीज टर्म कितनी होगी? 5 साल। सर तो आपकी बातों से एक चीज समझ आ रही है कि नॉन कैंसिलेबल पीरियड तो लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिक्स होगा, लेकिन पीरियड कवर्ड बाय एक्सटेंशन ऑप्शन तो फिक्स नहीं होगा। भाई आज मैं कुछ सोच रहा हूँ, 1 साल बाद कुछ सोचूं, 2 साल बाद कुछ सोचूं, तो जैसे जैसे मेरी थिंकिंग बदलती जाएगी, जैसे जैसे मेरी बिजनेस डिसीजन चेंज होते जाएंगे, तो क्या मेरी लिस्ट टर्म चेंज होती जाएगी? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। एक्सटेंशन ऑप्शन is not something certain. It is something that is in the control of either the lessee or the lessor. लेसी चाहे तो एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करे, लेसी चाहे तो एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करे। हो सकता है लेसी का डिसीजन आज कुछ हो सकता है लेसी का डिसीजन आगे जाके कुछ हो जाए। तो अगर तो सर्टेन है कि आप लीज कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करोगे तो एक्सटेंडेड पीरियड लीज टर्म का पार्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। सर अगर हम बार बार अपने डिसीजन मेकिंग चेंज करते हैं, हर ईयर एंड पे हमारा सोच, हमारी हमारी जो बिजनेस थिंकिंग है वो चेंज हो जाता तो फिर इस केस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ट्रिगर करेगा, दैट इज कॉल्ड रीमेजरमेंट ऑफ लीज। दैट इज कॉल्ड रीमेजरमेंट ऑफ लीज। अगर आज मुझे लगता है कि मैं एक्सटेंशन ऑप्शन में एक्सरसाइज करूंगा, मेरे लिए लीज टर्म 8 साल है, मेरे लिए लीज टर्म 8 साल है। 1 साल बाद, 2 साल बाद मुझे लगता है मैं एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मेरे लिए लीज टर्म 8 साल नहीं, अब मेरे लिए लीज टर्म 5 साल बन जाएगा और मुझे अपनी लीज को रीमेजर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली रीमेजरमेंट एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है, जो आज के सेशन में तो नहीं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो कभी आने वाले वक्तों में हम डिस्कस करेंगे। फिर तीसरी चीज है टर्मिनेशन ऑप्शन। अगर तो हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में, कोई टर्मिनेशन राइट है और हमें लगता है कि हम इस टर्मिनेशन राइट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हमें लगता है कि हम इस टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो टर्मिनेशन के बाद वाला पीरियड भी आपके लीज टर्म का पार्ट बन रहा होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से कि मैंने ये जगह 5 साल के लिए किराए पे ली। मैंने अपना एक कॉलेज स्टार्ट करना था, मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना था, मैंने जगह 5 साल के लिए किराए पे ली और तीसरे साल के आखिर में मैंने अपने लिए एक टर्मिनेशन ऑप्शन, एक एग्जिट ऑप्शन रखा है।
कि अगर वैसे तो मैंने जगह 5 साल के लिए किराए पे ली है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो 3 साल के बाद इस जगह को खाली करके जा सकता हूँ, 3 साल के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता हूँ। और स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्मिनेशन ऑप्शन है, कोई टर्मिनेशन राइट है, तो फिर टर्मिनेशन के बाद वाला पीरियड आप लीज़ टर्म का पार्ट बनाओगे, अगर आपको लगता है कि आप इस टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज़ नहीं करोगे। इफ यू आर रीजनेबली सर्टेन कि आप इस टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे। क्या कहता है वो? कहता है पीरियड कवर्ड बाय द ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज, पीरियड कवर्ड बाय द ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। अगर मैंने ये जगह 5 साल की लेकर किराए पे ली, मुझे इनिशियली ये राइट था कि मैं 3 साल बाद टर्मिनेट कर सकता हूँ, 3 साल बाद एग्जिट ले सकता हूँ। लेकिन मुझे इनिशियली लगता है कि मैं इसे टर्मिनेट करूंगा नहीं, मुझे इनिशियली लगता है कि मैं इसे टर्मिनेट करूंगा नहीं, तो 5 साल वुड बी द लीस्ट टर्म। 1 साल बाद मुझे लगता है कि मैं इस टर्मिनेशन ऑप्शन को टर्मिनेट एक्सरसाइज कर दूंगा, मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, मुझे इस जगह की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब ये 3 साल मेरे लिए लीज़ टर्म बन जाएगा। अब ये 3 साल मेरे लिए लीज़ टर्म बन जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। लीज़ टर्म के अंदर 3 चीज़ें आएँगी। नंबर 1 इज़ नॉन कैंसेलेबल पीरियड ऑफ लीज़ जो कि फिक्स्ड होगा, सर्टेन होगा। Number two is period covered by extension option if lessee is reasonably certain कि वो option exercise करेगा। And number three is period covered by the termination option if lessee is certain कि वो termination option को exercise नहीं करेगा। ये तो certain है, ये तो fixed है, लेकिन extended period और terminated period lessee की मर्जी पे है, lessee की decision making पे है, lessee के judgment पे, lessee के estimates में है। तो judgment और estimate तो कहते ही उन चीजों को हैं जो कि आगे जाके चेंज हो जाए। आज लग रहा है कि एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, कल लगेगा एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आज लगता है टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, कल हमारी डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाए। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि लेसी की डिसीजन मेकिंग, लेसी की जजमेंट और एस्टिमेट्स पे बेस करती है। और जब जब लेसी का एस्टिमेट चेंज होगा, जब जब लेसी का एक्सटेंशन ऑप्शन या टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का डिसीजन चेंज होगा, हम अपनी लीज को रीमेजर कर रहे होंगे और हमारे पास रीमेजरमेंट ऑफ लीज का एक कॉन्सेप्ट ट्रिगर कर रहा होगा, हमारे पास रीमेजरमेंट ऑफ लीज का एक कॉन्सेप्ट ट्रिगर कर रहा होगा। स्टैंडर्ड हमें ये भी गाइड करता है, स्टैंडर्ड हमें ये भी बताता है कि नॉन कैंसिलेबल पीरियड तो फिक्स्ड है, लेकिन एक्सटेंडेड पीरियड और टर्मिनेटेड पीरियड तो वेरिएबल है। हो सकता है आप एक्सटेंड करें, हो सकता है टर्मिनेट करें, ना करें। इन चीजों को देखा जाए, किन चीजों को देखा जाए कि आदर आप इन ऑप्शंस को, एक्सटेंड को, टर्मिनेशन को एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे। तो स्टैंडर्ड आपको कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हाउ टू असेस whether the extension option or the termination option will be exercised। इसके लिए आप 4-5 चीजें देखोगे। नंबर 1, terms and conditions of the option. Number 2, leasehold improvements. Number 3, cost of terminating the lease. And number 4, importance of underlying asset। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये जगह 5 साल के लिए किराए पे ली। 5 साल के बाद मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसे 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता हूँ। और 3 साल में जो एक्सटेंड करूंगा ना, उसमें जो रेंट चार्ज किया जाएगा वो उतना ही चार्ज किया जाएगा जितना उस वक्त मार्केट रेंट होगा। एक बात, मैंने 5 साल के लिए जगह किराए पे ली, 3 साल बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसे मजीद एक्सटेंड कर सकता हूँ, 5 साल बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसे मजीद 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता हूँ। लेकिन एग्री ये हुआ है कि अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ, तो एक्सटेंशन के केस में रेंटल वही चार्ज किया जाएगा जो कि मार्केट रेंटल होगा। है सिनेरियो नंबर 2, 5 साल के लिए मेरे पास ये जगह रेंट पे है, 5 साल के बाद मैं इसे 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता हूँ, लेकिन उन 3 सालों में जो मुझसे रेंटल चार्ज किया जाएगा वो मार्केट का 50% चार्ज किया जाएगा। तो ऑप्शंस एक्सरसाइज होंगे या नहीं, इसके लिए आप ये देखोगे कि ये जो ऑप्शंस है ना, इन क्या ये फेवरेबल है, अनफेवरेबल है या इनडिफरेंट है। अगर तो ऑप्शंस, टर्मिनेशन ऑप्शंस, एक्सटेंशन ऑप्शंस आपको फेवरेबल नेचर के दिए गए, मार्केट से ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, तो देयर इज अ हाई चांस, देयर इज मोर लाइकली कि आप इन ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, आप टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे। लेकिन अगर ऑप्शंस आपके लिए अनफेवरेबल है, इनडिफरेंट है, ब्रेक इवन पे है, तो फिर हो सकता है कि हम टर्मिनेशन ऑप्शन, एक्सरसाइज ऑप्शन को एक्सरसाइज ना कर रहे हो। इसी तरीके से आप लीज और इंप्रूवमेंट को देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये जगह किराए पे ली और मैंने इस जगह पे 2 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, फ्लोरिंग के ऊपर, पेंट के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर। मैंने इस जगह के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 2 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया। 2 करोड़ की सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर इस बात की तरफ एक इंक्लिनेशन है, इस बात की तरफ एक मोटिवेशन है कि यार 5 साल तो नहीं, कम से कम मैंने 8 साल यहाँ पे रुकना ही है। क्योंकि जितना मैंने खर्चा कर दिया, जितना मैंने लीज और इंप्रूवमेंट पे खर्चा कर दिया,
5 साल में तो कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी, कॉस्ट को रिकवर करने में ही 5-6 साल लग जाएंगे। तो अगर मैंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स के ऊपर, लीजोल्ड इंप्रूवमेंट्स के ऊपर खर्चा कर दिया, तो ये एक गाइडेंस है, ये एक तरीके से फैक्टर है इन ऑर्डर टू असेस कि आप एक्सटेंशन ऑप्शन और टर्मिनेशन ऑप्शन का क्या करने वाले हो। इसी तरीके से अंडरलाइंग लीज को टर्मिनेट करने के नतीजे में पेनल्टी, ये अंडरलाइंग एसेट की इंपॉर्टेंस। भाई फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनरी लीज पे ली, एक्सटेंशन ऑप्शन आ रहा है और आपके पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए हैं, आपके पेंडिंग कस्टमर के ऑर्डर्स बचे हुए हैं। अब आपको पता है कि अगर मैंने लीज टर्मिनेट कर दी, एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, तो पेंडिंग ऑर्डर को कौन पूरा करेगा? अगर लीज को टर्मिनेट की वजह से हमारी रेपुटेशन पे बात आ सकती है, हमारी बिजनेस लॉसेस पे बात आ सकती है, अंडरलाइंग एसेट हमारे बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें कोई 2+2=4 वाला रूल नहीं है। ये चीजें बस आपको हेल्प करेगी ये असेस करने के लिए, ये इवैल्यूएट करने के लिए, ये एस्टिमेट करने के लिए कि अगर आप एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, अगर आप टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे या नहीं कर रहे होगे। किसी ने सवाल पूछा कि सर अगर हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन या टर्मिनेशन ऑप्शन हो ही ना, तो फिर नॉन कैंसिलेबल पीरियड ही हमारी लीज टर्म बन जाएगी। द आंसर इज यस। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन ऑप्शन और टर्मिनेशन ऑप्शन है ही नहीं, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का नॉन कैंसिलेबल पीरियड है वही हमारी लीज टर्म बन जाएगी। सर मैंने ये 5 साल के लिए जगह किराए पे ली और 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो अब मेरे नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना होगा? अगर मैंने 5 साल के लिए जगह किराए पे ली और 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड सिर्फ 3 महीना है। नॉन कैंसिलेबल पीरियड सिर्फ 3 महीना है, वो 5 साल नहीं है। 3 महीना इस नॉन कैंसिलेबल पीरियड। फिर मैं एस्टिमेट करूंगा कि यार मैं कितना अर्सा यहाँ रुकूंगा, 2 साल रुकूंगा, 3 साल रुकूंगा, 5 साल रुकूंगा। वो चीजें एक तरह से एक्सटेंशन ऑप्शन और टर्मिनेशन ऑप्शन का पार्ट बन गई होगी। लीज कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। नंबर 1 इज राइट टू यूज, number 2 is identified asset, number 3 is lease term and number 4 is lease payments। अब हम बात करते हैं लीज पेमेंट्स की। IFRS 16 के अंदर, एक मिनट दीजिएगा। IFRS 16 के स्टैंडर्ड के अंदर लीज टर्म को बड़ा डिटेल में डिफाइन किया गया। इस डेफिनेशन को मैं देखूंगा, लेकिन मैं अपने अटेंडेंट्स को कहूंगा कि लीज टर्म को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि वो सारी पेमेंट्स जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी पेमेंट जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसी ने पे करनी है, वो लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट्स हैं। वो सारी पेमेंट्स जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसी ने लेसोर को पे करनी है, लेसी ने पे करनी है, वो सारी पेमेंट्स लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट्स हैं। और वो सारी पेमेंट्स जो लेसोर ने इस लीज कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में रिसीव करनी है, जो लेसोर ने इस लीज कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में रिकवर करनी है, उन सारी पेमेंट्स को हम लेसोर के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट्स कह रहे होंगे। लीज पेमेंट्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जो कि IFRS 16 में प्रोवाइडेड है। इसको मैं रीड भी कर लूंगा, समझा भी दूंगा, लेकिन आसान जुगाड़ क्या समझने की कि वो सारी पेमेंट्स जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसी को पे करना है टुवर्ड्स द लेसोर, ये सारी पेमेंट्स लीज पेमेंट्स हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसी। और वो सारी रिसीविंग्स, वो सारी पेमेंट्स जो लेसोर रिकवर करेगा, जो लेसोर रिसीव करेगा ड्यू टू दिस लीज एग्रीमेंट, ड्यू टू सम अंडरलाइंग लीज एग्रीमेंट, वो सारी पेमेंट्स को हम लेसोर के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट्स का नाम दे रहे होंगे। सर आप लेसी और लेसोर के लिए लीज पेमेंट्स में अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या लेसी और लेसोर के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट्स अलग अलग होंगी? द आंसर इज यस। लेसी और लेसोर के लिए लीज पेमेंट सेम नहीं होंगी। लेसी और लेसोर के लिए लीज पेमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। किस तरीके से मैं आपको डेफिनेशन में समझाता हूं। व्हाट इज लीज पेमेंट? पेमेंट बाय द लेसी टू अ लेसोर, पेमेंट बाय द लेसी टू अ लेसोर फॉर द राइट टू यूज ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट ड्यूरिंग द लीज। वो सारी पेमेंट जो लीज कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में लेसी लेसोर को पे करे या लेसोर लेसी से रिकवर करे, वो सब तो लीज पेमेंट्स हैं। इट इंक्लूड्स फिक्स पेमेंट्स इंक्लूडिंग इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट्स लेस एनी लीज इंसेंटिव्स। सर लीज कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी पेमेंट्स फिक्स्ड हैं, इसमें डाउन पेमेंट भी आएगा, इसमें रेंटल्स भी आएंगे, इसमें डाउन पेमेंट भी आएगा, इसमें रेंटल्स भी आएंगे। तो डाउन पेमेंट और रेंटल्स का अमाउंट जनरली हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिक्स्ड होता है। इन फिक्स पेमेंट्स को हम लीज पेमेंट्स कह रहे होंगे। वेरिएबल लीज पेमेंट्स डिपेंडेंट ऑन इंडेक्स और रेट, वेरिएबल लीज पेमेंट्स डिपेंडेंट ऑन इंडेक्स और रेट। अगर हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएबल लीज पेमेंट्स है और ऐसी वेरिएबल लीज पेमेंट्स हैं जो कि किसी इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट है, जो कि किसी इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट है,
तो ये वेरिएबल लीज पेमेंट्स भी आपकी लीज लायबिलिटी, आपकी लीज पेमेंट का पार्ट बनेगी। और ये पॉइंट ऐसा है जिसके हवाले से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत गलत अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसमें मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा। देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह 5 साल के लिए किराए पे ली। मैंने एक जगह 5 साल के लिए किराए पे ली। हमारा लीज टर्म हो गया 5 साल। हमारे ईयर वन के रेंटल्स हैं, अज्यूम कर लेते हैं हमारे ईयर वन के रेंटल्स हैं 1 लाख। हमारे ईयर वन के रेंटल्स हैं लेट्स से 1 लाख। और एक बात ये लिखिए कि रेंटल टू बी इंक्रीज्ड एवरी ईयर एट 10%। कि पहला साल का रेंटल 1 लाख का होगा और हर साल रेंटल 10% से बढ़ता जाएगा। अगर जो कि ज्यादातर केसेस में होता है, जब आप कोई बैंगलो, कोई दुकान, कोई फ्लैट वगैरह रेंट पे लो, तो जनरली इस तरह की बात लिखी होती है कि भाई पहले साल का किराया 1 लाख है और हर साल किराया 10-10% से बढ़ जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि किराया हर साल 10% से, 12% से, 15% से बढ़ जाएगा, दिस इज नॉट वेरिएबल पेमेंट्स, दीज आर फिक्स पेमेंट्स। तो ये वेरिएबल पेमेंट्स नहीं है, ये फिक्स पेमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि आप आज ही आने वाले 500 सालों का अमाउंट देख सकते हो ना, कि भाई आज 1 लाख है, अगले साल 1,10,000 होगा, फिर उससे अगले साल 1,32,000 होगा, फिर उससे अगले साल 1,46,000 के करीब अमाउंट बनेगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि पहले साल 1 लाख फिर 10% से बढ़ाते जाएंगे, तो ये वेरिएबल पेमेंट्स नहीं है, दीज आर फिक्स पेमेंट्स। क्योंकि आज ही आपको पता है कि दूसरे साल का रेंटल क्या होगा, तीसरे साल का रेंटल क्या होगा, चौथे साल का रेंटल क्या होगा, एंड सो ऑन। सर, ऐसा भी हो सकता है कि ईयर वन में हमारा रेंटल हो 1 लाख, ईयर वन में हमारा रेंटल हो 1 लाख, और लिखा हो कि रेंटल टू बी इंक्रीज्ड एवरी ईयर एज पर प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन रेट और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले साल का किराया 1 लाख है, दूसरे साल ये देखा जाएगा कि इन्फ्लेशन कितनी है इकोनॉमी में, दूसरे साल ये देखा जाएगा कि इकोनॉमी का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है, और फिर रेंटल एडजस्ट कर दिया जाएगा। तीसरे साल इन्फ्लेशन देखी जाएगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाएगा, रेंटल एडजस्ट कर दिया जाएगा। चौथे साल इन्फ्लेशन देखी जाएगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाएगा, रेंटल एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि हर साल के आखिर में या हर पीरियोडिक एनिवर्सरी के ऊपर, हर पीरियोडिक ड्यूरेशन के बाद इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हुए आपके रेंटल के अमाउंट एडजस्ट होंगे, इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, नाउ दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड वेरिएबल lease payments. Now this is something that is called variable lease payments that are dependent on index, consumer price index, that are dependent on rate, inflation rate. तो इसे हम वेरिएबल लीज पेमेंट कह रहे होंगे। अच्छा, फिर एक और चीज होती है प्रैक्टिकली, कि आपने लेट से एक मशीन जिसकी वैल्यू है 10 मिलियन, जिसकी वैल्यू है 10 मिलियन। समझिएगा गौर से, ये ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती है, गलत पता होती है। एक मशीन जिसकी वैल्यू है 10 मिलियन, आप एक लीजिंग कंपनी के पास गए, आप एक लीजिंग कंपनी के पास गए और आपने कहा कि भाई ये 10 मिलियन की 1 करोड़ रुपए की मशीन मैं इंस्टॉलमेंट पे बाय करना चाहता हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट पे बाय करना चाहता हूँ, मैं आपको हर महीने हर साल थोड़े थोड़े पैसे करके पे करना चाहता हूँ। लीजिंग कंपनी ने आपको ऑफर किया कि ठीक है, हम आपको ये मशीन इंस्टॉलमेंट पे सेल कर देते हैं, यानी कि हम आपको ये मशीन किस्तों पे दे रहे हैं, हम आपसे सूद चार्ज करेंगे काइबोर प्लस 3%। हम आपसे सूद चार्ज करेंगे काइबोर प्लस 3%। यानी कि जो भी पीरियोडिक एनिवर्सरी होगी, जो भी फ्रीक्वेंसी डिसाइड की जाएगी, हर बार काइबोर की बेसिस पे इस लोन के ऊपर, इस लायबिलिटी के ऊपर हमारा इंटरेस्ट रीसेट हो रहा होगा। दिस इज समथिंग नॉट वेरिएबल लीज पेमेंट्स। ये वेरिएबल लीज पेमेंट्स नहीं है सर, लेकिन ये तो काइबोर पे बेस्ड करती है। सर, ये तो काइबोर की बेसिस पे हर साल चेंज होती रहेगी। यस, ये काइबोर पे बेस करती है। यस, ये काइबोर की बेसिस पे हर साल रीसेट हो रही होगी, रीएडजस्ट हो रही होगी, लेकिन ये वेरिएबल लीज पेमेंट्स नहीं है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं फ्लोटिंग
रेट या वेरिएबल रेट लायबिलिटी, and this is something that will be accounted for as per IFRS 9। मतलब ये ट्रांजिशन IFRS 9 में रिकॉर्ड नहीं होगी, ट्रांजिशन तो IFRS 16 में रिकॉर्ड होगी, लेकिन ये फ्लोटिंग रेट या वेरिएबल रेट लायबिलिटी को कैसे एडजस्ट करना है, ये IFRS 9 हमें बताएगा कि IFRS 9 के हिसाब से इसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बात जो कि हमारी हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग गलत हो। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पहले साल का रेंटल है और हर साल लिखा है कि रेंटल 10% से 15% से 12% से बढ़ता जाएगा, तो ये तो वेरिएबल लीज पेमेंट ही नहीं है, ये तो फिक्स पेमेंट्स है। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रेंटल डिसाइडेड है और हर साल ये लिखा है कि इन्फ्लेशन को देखते हुए या सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हुए लीज रेंटल एडजस्ट हो रहा होगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, ये वेरिएबल लीज पेमेंट है। कौन सी लीज पेमेंट्स? वेरिएबल लीज पेमेंट्स that are dependent on index और रेट, जो किसी इंडेक्स या रेट के ऊपर डिपेंड करती है, किसी इंडेक्स या रेट के हिसाब से वेरी हो रही होती है। अगर हमारी लीज लायबिलिटी में, अगर हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट रेट को फ्लोट कर दिया गया, इंटरेस्ट रेट को वेरिएबल बना दिया गया, लीज पेमेंट्स वेरिएबल नहीं है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स को वेरिएबल बना दिया है ऑन द बेसिस ऑफ काइबोर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबोर, तो ये फ्लोटिंग रेट या वेरिएबल रेट लायबिलिटी कहलाई जाती है। और इस फ्लोटिंग रेट वेरिएबल रेट लायबिलिटी को आईएफआरएस 9 के हिसाब से मेजर किया जाता है। ये भी वेरिएबल लीज पेमेंट्स नहीं है, ये भी वेरिएबल लीज पेमेंट्स नहीं है। सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई एसेट लीज पे लिया, लीज पेमेंट्स वेरिएबल है, लेकिन वो किसी इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट है। सर इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट है, इसकी एग्जांपल आपने क्या दी, या तो इन्फ्लेशन रेट होगा या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा। अगर तो लीज पेमेंट्स वेरिएबल है और वो किसी इंडेक्स या रेट के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो किसी इंडेक्स या रेट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये लीज पेमेंट्स का पार्ट बनेंगी, ये लीज पेमेंट्स कहलाई जाएंगी। लेकिन अगर कोई लीज पेमेंट्स वेरिएबल है लेकिन किसी इंडेक्स या रेट की बेसिस पे नहीं है, किसी और ही चीज की बेसिस पे, तो अब ये लीज पेमेंट्स लीज तो अब ये वेरिएबल पेमेंट्स लीज पेमेंट्स का पार्ट नहीं बनेगी। सर नहीं समझ आ रहा, थोड़ा एग्जांपल से समझाएं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने ये जगह किराए पे ली, मैंने मालिक से कहा कि भाई हर महीने का किराया होगा ₹1,00,000, और हर महीने के आखिर में हम महीने का इन्फ्लेशन देखेंगे और रेंटल इंक्रीज करते जाएंगे, रेंटल एडजस्ट करते जाएंगे। अब जो रेंटल है वो मंथली इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंडेंट है, मंथली इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। दीज आर वेरिएबल लीज पेमेंट दैट विल बी फॉर्म पार्ट ऑफ द लीज लायबिलिटी। मैंने मालिक से जगह किराए पे ली, मैंने कहा ₹1,00,000 का किराया, और मेरे कॉलेज में जितने एडमिशन होंगे ना, हर एडमिशन पे मैं आपको ₹500 का एडिशनल रेंटल दूंगा। मेरे कॉलेज में हर महीने जितने एडमिशन होंगे ना, हर एडमिशन पे मैं आपको 500 का एक एडिशनल रेंट दे रहा हूँगा। तो अब ये जो नंबर ऑफ एडमिशन पे मैंने किराया डिसाइड किया है, ₹500 पर एडमिशन, मैंने एक वेरिएबल अमाउंट रखा है, ये वेरिएबल तो है, लेकिन ये इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट थोड़ी है, ये नंबर ऑफ एडमिशन पे डिपेंडेंट है। तो इससे आप लीज पेमेंट का पार्ट नहीं समझोगे, इससे आप लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्रिकेट स्टेडियम रेंट पे लिया 1 साल के लिए। मैंने क्रिकेट स्टेडियम रेंट पे लिया 1 साल के लिए, और पूरे 12 महीनों का किराया है लेट से ₹3,65,000। एक दिन का किराया ₹1,000 और ₹3,65,000 का किराया। लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा कि भाई अगर किसी दिन बारिश हुई तो उस दिन का किराया ₹300 से कम हो जाएगा, उस दिन का किराया ₹1,000 नहीं बल्कि ₹700 होगा। ये जो ₹300 का अमाउंट है, जो कि बारिश के होने ना होने पे डिपेंडेंट है, ये वेरिएबल तो है, लेकिन इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट नहीं है, बारिश के होने ना होने पे डिपेंडेंट है, तो दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द लीज पेमेंट्स। मैंने एक मशीनरी रेंट पे ली, मैंने मशीनरी रेंट पे ली जिसकी कैपेसिटी है कि वो 1 महीने में 1 लाख यूनिट बनाती है, वो 1 महीने में 1 लाख यूनिट बनाती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिख दी कि अगर 1 महीने में 1 लाख से ज्यादा यूनिट बनाए, लेट्स से कि 1,05,000 यूनिट बनाए, तो हर यूनिट के अगेंस्ट ₹5 का एडिशनल रेंट होगा, हर यूनिट के अगेंस्ट ₹5 का एडिशनल रेंट होगा। तो वो जो एडिशनल रेंट जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस करता है, ये वेरिएबल है, लेकिन ये एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी इंडेक्स या रेट पे डिपेंड नहीं करता, इससे आप लीज पेमेंट्स का पार्ट नहीं बनाओगे। सवाल ये क्रिएट होता है कि अगर एक वेरिएबल लीज पेमेंट्स है जो कि इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसे लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? सर ये वैसे तो डिस्कशन आगे करनी है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये बात आ रही है, अगर कोई ऐसी वेरिएबल लीज पेमेंट्स है जो कि इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हम इसे इन द पीरियड ऑफ इनकरेंस, इन द पीरियड ऑफ इनकरेंसी पीनल में एक्सपेंस आउट कर देंगे। इसे हम इन द पीरियड ऑफ एक्सपेंसी एक्सपेंस आउट कर देंगे। एक ने सवाल पूछा कि सर व्हाट फॉल्स इन इंडेक्स और रेट अदर देन सीपीआई? इंडेक्स और रेट के अंदर दो ही चीजें फॉल करेंगी, या तो इन्फ्लेशन रेट होगा या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा, इसके अलावा कोई तीसरी प्रैक्टिकल चीज मुझे
मतलब मैंने कभी देखी नहीं कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। वापस से आते हैं लीज पेमेंट्स पे। नंबर वन इज फिक्स पेमेंट्स, इट विल बी फिक्स डाउन पेमेंट्स, इट विल बी फिक्स रेंटल्स। नंबर टू वेरिएबल लीज पेमेंट्स, लेकिन वो वेरिएबल लीज पेमेंट जो किसी इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रेट, इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंडेंट है। अगर कोई पेमेंट वेरिएबल रेट है, साइबर प्लस समथिंग है, ये वेरिएबल लीज पेमेंट्स नहीं है, दिस इज फ्लोटिंग रेट वेरिएबल रेट लायबिलिटी टू बी अकाउंटेड फॉर अंडर आईएफआरएस 9। अगर रेंटल का अमाउंट हर साल एक सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, ये भी वेरिएबल पेमेंट्स नहीं है, ये भी फिक्स पेमेंट्स है। अगर अमाउंट वेरिएबल है इंडेक्स या रेट के अलावा किसी तीसरी चीज पे, नंबर ऑफ एडमिशंस पे, नंबर ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी पे, नंबर ऑफ रेंज इन सीजन के हिसाब से, तो फिर इसे भी हम वेरिएबल लीज पेमेंट नहीं कहेंगे। तीसरा है हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द परचेज ऑप्शन इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, अगर हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेसी के लिए कोई परचेज ऑप्शन रखा गया है, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, अगर हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेसी के लिए कोई परचेज ऑप्शन रखा गया है और लेसी सर्टेन है कि वो इस परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, तो जो भी उस परचेज ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस होगी, ये भी आपके लिए लीज पेमेंट बन जाएगी। मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था, वो सारी पेमेंट्स जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसी लेसोर को पे करता है वो लीज पेमेंट्स है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लेसी के लिए कोई परचेज ऑप्शन है, कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन है और लेसी को लगता है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, यानी कि एसेट को, ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के नतीजे में परचेज प्राइस पे करेगा, तो ये एक्सरसाइज प्राइस भी लीज पेमेंट बन जाएगी। नंबर फोर, लीज टर्मिनेशन पेनल्टीज if the lessee termination option was considered in setting the lease term। अगर हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में, हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्मिनेशन ऑप्शन है और उस टर्मिनेशन ऑप्शन के अगेंस्ट कोई टर्मिनेशन पेनल्टीज है और हमें लगता है कि हम इस लीज को टर्मिनेट करेंगे, तो फिर टर्मिनेशन पेनल्टीज को भी आप लीज लायबिलिटी का, लीज पेमेंट का पार्ट बना रहे होंगे। अगर हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्मिनेशन की क्लॉजेस हैं और टर्मिनेशन के नतीजे में हमें कुछ टर्मिनेशन पेनल्टीज पे करनी है और हमें लगता है कि हम इस लीज को टर्मिनेट करके ये पेनल्टी वगैरह पे कर रहे होंगे, तो फिर आप उन टर्मिनेशन पेनल्टीज को भी लीज पेमेंट्स का पार्ट बना रहे होंगे। एक ने सवाल पूछा कि सर परचेजिंग अ कार थ्रू बैंक फ्रॉम अ परचेजिंग अ कार थ्रू फाइनेंस फ्रॉम अ बैंक इन द फॉर्म ऑफ लीज एग्रीमेंट इन बैंकिंग फॉल अंडर दिस स्टैंडर्ड। द आंसर इज यस। अगर बैंक एक व्हीकल अपने नाम पे परचेज कर रहा है और फिर आपको व्हीकल किराए पे, मतलब आपको फाइनेंस पे दे रहा है, तो बैंक के पर्सपेक्टिव से ये लीजिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि बैंक ने एक एसेट परचेज करके आपको इंस्टॉलमेंट पे दिया, तो बैंक इस केस में लेसोर बन गया, आप इस केस में लेसी बन गए। अब देखें लीज पेमेंट के इस कॉन्सेप्ट में, लीज पेमेंट के इस कॉन्सेप्ट में ये जो चार बातें हमने कवर की ना, फिक्स पेमेंट्स, वेरिएबल पेमेंट्स, बार्गेन परचेज प्राइस ऑफ द एक्सरसाइज ऑप्शन एंड टर्मिनेशन पेनल्टीज, ये चार चीजें लेसी और लेसोर दोनों के लिए लीज पेमेंट्स का पार्ट बनेगी। लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट्स देखो या लेसोर के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट्स देखो, ये चार चीजें तो दोनों के लिए ही लीज पेमेंट्स का पार्ट होंगे। लेकिन अब मैं जिस चीज का जिक्र करने जा रहा हूं वो लेसी के लिए अलग है, लेसोर के लिए अलग है। पहले मैं रीड करता हूं फिर मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। लीज पेमेंट शेल ऑल्सो इंक्लूड फॉर लेसी amount expected to be payable by the lessee under the residual value guarantee, and for lessor any residual value guarantee provided to the lessor by the lessee, party related to lessee, or a third party unrelated to lessor that is financially capable of discharging the obligation under the agreement, under the guarantee। ठीक है, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे लीज्ड एसेट की कोई ना कोई एक्सपेक्टेड रेजिडल वैल्यू होगी, कोई ना कोई एक्सपेक्टेड रेजिडल वैल्यू होगी। अगर तो ये रेजिडल वैल्यू गारंटीड है बाय द लेसी, बाय द रिलेटेड पार्टी ऑफ लेसी, और बाय अ थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसोर, तो ये गारंटीड लीज पेमेंट, ये गारंटीड रेजिडल वैल्यू लेसोर के पर्सपेक्टिव से, लेसोर के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट का पार्ट बनेगी। रेजिडल वैल्यू ऑफ द एसेट, एक्सपेक्टेड रेजिडल वैल्यू ऑफ द एसेट
जो कि 3 लोगों में से कोई एक या एक से ज्यादा गारंटी करे। या तो लेसी गारंटी करे, या लेसी की कोई रिलेटेड पार्टी गारंटी करे, या फिर कोई थर्ड पार्टी जो कि लेसोर का अनरिलेटेड हो, जो कि लेसोर से रिलेटेड पार्टी ना हो। अगर इन 3 या 3 में से किसी एक से ज्यादा लोगों ने कोई गारंटी किया है, अमाउंट को रेजिडेंट वैल्यू के अगेंस्ट अमाउंट गारंटी किया है, तो ये लेसोर के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट है। तो ये लेसोर के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट है। मैं लेसोर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, एनी रेजिडेंट वैल्यू that is guaranteed by the lessee, that is guaranteed provided to the lessor by the lessee, number one, by a party related to the lessee, number two, और by a third party unrelated to lessor, किसी ऐसी थर्ड पार्टी जो कि लेसोर का रिलेटेड पार्टी ना हो। मतलब इन 3 लोगों में से किसी ने कोई अमाउंट गारंटी किया है, तो इसे हम लेसोर के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट का पार्ट बनाएंगे। लेसी के पर्सपेक्टिव से क्या है? फॉर लेसी, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल बाय द लेसी अंडर द रेजिडेंट वैल्यू गारंटी। अगर लेसी ने कोई अमाउंट गारंटी किया है, अगर लेसी ने कोई अमाउंट गारंटी किया है, तो फिर क्या वो अमाउंट, तो फिर कितना अमाउंट लेसी को पे करना पड़ सकता है इस गारंटी के नतीजे में। अगर लेसी ने रेजिडेंट वैल्यू के अगेंस्ट कोई अमाउंट गारंटी किया है, तो कितना अमाउंट लेसी को पे करना पड़ सकता है इस गारंटी के अगेंस्ट, ये लेसी के नतीजे में, ये लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट का पार्ट बनेगा। सर नहीं समझ आ रहा, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, लेसी ने एक एसिड लीज पे लिया लेसोर से, लेसी ने एक एसिड लीज पे लिया लेसोर से, और लीज टर्म है 5 साल। लेसी ने एक एसिड लीज पे लिया 5 साल के लिए। 5 साल के बाद लेसी ने गारंटी दी है कि एसिड की रेजिडेंट वैल्यू में से, एसिड की रेजिडेंट वैल्यू में से मैं 500 रुपए तक की गारंटी दे रहा हूं कि भाई मैं एसिड को तमीज से इस्तेमाल करूंगा, मैं एसिड को खराब नहीं करूंगा, मैं एसिड को बेदर्दी से इस्तेमाल नहीं करूंगा। और 5 साल बाद मैं गारंटी कर रहा हूं कि भाई 500 रुपए तक तो मैं आपको रिम्बर्स करूंगा, 500 रुपए तक तो मैं आपको रिम्बर्स करूंगा। तो 500 रुपए का अमाउंट तो लेसी ने गारंटी किया है। इस सिनेरियो में हम ये देखेंगे कि एसिड की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू कितनी है, एसिड की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, एसिड की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू है 300। अगर एसिड की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू है 300 और लेसोन ने कितना गारंटी कर दिया है, 500 रुपए, यानी कि एक्सपेक्टेड है कि 5 साल बाद ये एसिड 300 का बिक जाएगा, लेकिन लेसी गारंटी देके बैठा हुआ है कि मैं 500 दे दूंगा। तो अब लेसी के पर्सपेक्टिव से 500 माइनस 300, ये जो एक्सेस 200 रुपए का अमाउंट इसे पे करना पड़ेगा, ये लीज पेमेंट्स बन जाएगी। ये मैं लेसी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। लेसी के पर्सपेक्टिव से गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू लीज पेमेंट नहीं है। लेसी के पर्सपेक्टिव से वो गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू लीज पेमेंट से जो लेसी को पे करना पड़ सकती है। लेसी ने 500 रुपए का अमाउंट गारंटी कर दिया, 5 साल बाद एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू 300 है। अगर 5 साल के बाद एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू 300 है, तो मोस्ट लाइकली लेसोर लेसी के पास जाएगा कि हाँ भाई तुमने 500 का वादा किया था, इस एसेट से तो मार्केट में सिर्फ 300 मिल रहा है। तो लेसी क्या कहेगा कि चलो मार्केट से 300 रुपए ले लो, ऊपर के 200 रुपए मैं दे देता हूं, तो 200 रुपए लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट बन जाएगी। सर व्हाट इफ कि 5 साल के बाद एसेट की एक्सपेक्टेड वैल्यू 500, 5 साल के बाद एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू भी 500, और लेसी ने भी गारंटी 500 किया। तो अब लेसी के पर्सपेक्टिव से कोई अमाउंट लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एसेट भी 5 साल बाद एक्सपेक्टेड है कि 500 का ही होगा, तो वो मार्केट से ही रिकवर हो जाएंगे, मार्केट में बेच के हासिल हो जाएंगे, लेसी को अपनी जेब से कुछ देना नहीं पड़ेगा। सर व्हाट इफ एसेट की एक्सपेक्टेड वैल्यू 600 रुपए हो, यानी एक्सपेक्टेड है कि 5 साल बाद इस एसेट की रेजिडेंट वैल्यू 600 होगी। अब अगर एसेट की रेजिडेंट वैल्यू ज्यादा है और हमने कम अमाउंट गारंटी किया है, अगेन लेसी को कुछ भी अपनी जेब से देना नहीं पड़ेगा, तो देयर विल बी नो अमाउंट ऑफ गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू दैट विल बी फॉर्म पार्ट ऑफ द लीज पेमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसी। मैं रिपीट कर रहा हूं, लेसोर के पर्सपेक्टिव से रेजिडेंट वैल्यू वो गारंटीड अमाउंट जो कि लेसी ने गारंटी किया, लेसी की किसी थर्ड पार्टी ने गारंटी किया, क्या किसी सॉरी लेसी की किसी रिलेटेड पार्टी ने गारंटी किया, या किसी थर्ड पार्टी ने गारंटी किया जो कि अनरिलेटेड टू लेसोर है। ये लेसोर के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट है।
और लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट में वो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आएगी जो उसको पे करना पड़ सकती है। अगर उसने एक अमाउंट गारंटी किया है लेकिन उसे कुछ पे ही नहीं करना पड़ेगा, तो फिर आप लीज पेमेंट में कोई चीज शामिल नहीं करोगे। नहीं, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की जो लीज है वो आईफआरएस 16 में फॉल नहीं करती। हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करना था। तो आईफआरएस 16 के ही स्कोप एक्सक्लूजन में कि लीज टू एक्सप्लोर और यूज द मिनरल ऑयल, नेचुरल गैसेस और सिमिलर थिंग्स। तो ये आईफआरएस 16 के स्कोप में नहीं है। तो एक ने सवाल पूछा है कि सर गारंटीड मीन परचेज ऑप्शन और एनीथिंग एल्स, काइंडली से एक्सप्लेन करते हैं। ये भी एक थोड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। या तो परचेज ऑप्शन होगा या फिर गारंटीड रेजर्व वैल्यू होगी। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में परचेज ऑप्शन है ना, परचेज ऑप्शन इज ऑप्शन फॉर लेसी। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में लेसी को ये राइट दिया जा रहा है कि उसकी मर्जी है, वो चाहे तो एसेट को खरीदे, वो चाहे तो एसेट को ना खरीदे, तो ये परचेज ऑप्शन है। और चूंकि परचेज ऑप्शन लेसी के लिए ऑप्शन है, लेसी के लिए ऑप्शन है, यानी कि ये ऑब्लिगेशन है फॉर लेसोर। कि अगर लेसी ने कहा कि भाई मुझे एसेट खरीदना है, तो फिर लेसोर बाउंड होगा उस एसेट को लेसी को बेचने के लिए। लेसी के पास ऑप्शन है, लेसोर के पास ऑप्शन नहीं है। लेसी ने कहा कि मुझे एसेट खरीदना है, तो लेसोर बाउंड होगा उसे एसेट सेल करने के लिए। दिस इज परचेज ऑप्शन। लेकिन गारंटीड एसेट वैल्यू क्या है कि लेसी गारंटी कर रहा है, लेसी गारंटी कर रहा है कि भाई मैं इस एसेट की कम से कम इतने तो दूंगा, ये मैं गारंटी कर रहा हूं। तो अगर गारंटीड एसेट वैल्यू है ना, दिस इज ऑब्लिगेशन फॉर लेसी, दिस इज ऑब्लिगेशन फॉर लेसी, बट ऑप्शन फॉर लेसोर। अगर गारंटीड एसेट वैल्यू है, लेसी ने कोई अमाउंट गारंटी किया है, तो अब ये लेसी के लिए ऑब्लिगेशन है कि उसे अपनी गारंटी, उसे अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। लेसोर की मर्जी है कि वो इस वादे को एक्सरसाइज करवाए या ना करवाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने जो एग्जाम्पल देखी कि 500 रुपए का अमाउंट लेसी ने गारंटी किया। 5 साल के बाद अगर एसेट की रेजर्व वैल्यू 300 हो, 500 हो या 600 हो, लेसोर चाहेगा तो लेसी को भाई कहेगा कि भाई जो गारंटी किया था वो गारंटी पूरी करो। अगर लेसोर नहीं चाहेगा, वो जाके मार्केट में बेच दे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एसेट की एक्चुअल रिजर्व वैल्यू 500 ही निकल आती थी या ज्यादा निकल आती है, तो लेसोर लेसी को क्यों देगा एसेट? लेसोर जाके मार्केट में बेच देगा। तो अगर गारंटीड रेजर्व वैल्यू है, तो ये लेसोर के परस्पेक्टिव से ऑप्शन है। लेकिन अगर लेसोर ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया, अपना राइट एक्सरसाइज किया, तो फिर लेसी को अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। लेसी के लिए ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर परचेज ऑप्शन है, तो परचेज ऑप्शन अब लेसी के लिए ऑप्शन है कि वो चाहे तो एसेट खरीदे, चाहे तो एसेट ना खरीदे। और अगर लेसी ने अपना ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया, वो चाह ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं एसेट को खरीदना चाहता हूं, तो अब लेसोर को अपना वादा निभाना पड़ेगा, वो एसेट लेसी को बेचना पड़ेगा। तो दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द परचेज ऑप्शन एंड द गारंटीड एसेट वैल्यू। एंड दीज बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, फिर एक और चीज होती है। एक होता है परचेज कमिटमेंट, एक होता है परचेज ऑप्शन। इन दोनों का फर्क आपको नाम से ही समझ आ गया होगा। अगर लेसी ने कमिटमेंट किया कि वो एसेट खरीदेगा ही, तो ये परचेज कमिटमेंट। और लेसी ने अपने पास ऑप्शन रखा है कि भाई मेरी मर्जी में चाहूं तो परचेज करूं, मेरी मर्जी में चाहूं तो परचेज ना करूं, फिर हम इसे परचेज ऑप्शन का नाम दे रहे होंगे। सर वापस से आते हैं लीज पेमेंट की डेफिनेशन पे। व्हाट इज लीज पेमेंट? वो सारी पेमेंट जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसी लेसोर को पे करे, वो सारी पेमेंट जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसोर रिकवर करे, दीस आर कॉल्ड लीज पेमेंट्स। लीज में जो फिक्स रेंटल्स हैं, डाउन पेमेंट्स हैं, ये लीज पेमेंट्स होंगे। लीज में जो वेरिएबल लीज पेमेंट्स हैं और ऐसी वेरिएबल लीज पेमेंट जो किसी इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंडेंट है, दीज आर लीज पेमेंट्स। अगर हमारे लीज में कोई परचेज ऑप्शन है और लेसी को लगता है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तो ये लीज पेमेंट्स। अगर हमारे लीज में कोई टर्मिनेशन की क्लॉजेस है और टर्मिनेशन पेनल्टीज है
और लेसी को लगता है कि उसे टर्मिनेट करके पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी, तो ये भी लीज पेमेंट्स। ये चार चीजें तो लेसी और लेसोर के पर्सपेक्टिव से सेम ही होगी। फिर बात करते हैं रेजिडुअल वैल्यू की। एसिड की कोई ना कोई रेजिडुअल वैल्यू होगी। अगर तो एसिड की रेजिडुअल वैल्यू लेसी ने, रिलेटेड पार्टी ऑफ लेसी ने, या अनरिलेटेड थर्ड पार्टी ऑफ लेसोर ने कोई गारंटी की है, तो ये चीजें लेसोर की पर्सपेक्टिव से रेजिडुअल वैल्यू लीज पेमेंट का पार्ट बनेगी। और अगर लेसी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो लेसी के पर्सपेक्टिव से वो रेजिडुअल वैल्यू लीज पेमेंट का पार्ट बनेगी जो लेसी ने गारंटी की है एंड लेसी को लगता है कि उसे पे करना पड़ जाएगा। और ये कब पॉसिबल होगा? ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब एसिड की एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू लेसी की गारंटीड अमाउंट से कम हो। अगर एसिड की एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू लेसी की गारंटीड अमाउंट के बराबर या उससे ज्यादा आ रही है तो फिर कोई अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल नहीं बनेगा। अभी तक हमने सिर्फ IFRS 16 का जो नाम है ना, बस उस नाम को समझा है। और यकीन जानिए इस नाम के अंदर ही करने को बहुत सारी बातें हैं। सब्सटेंटिव राइट है, सब्स्टिट्यूशन राइट है, वो सारी बातें तो मैंने डिटेल में की नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ लिमिटेड टाइम है जिसमें मुझे IFRS 16 का ये स्टैंडर्ड कवर करवाना है। लेकिन आई होप कि एक लार्ज ओवरव्यू, एक लार्ज रिकैप जो आपने अपनी करिकुलम में, आपने अपनी स्टडीज के टाइम पे, आपने अपने प्रोफेशनल करियर में लीजेस के हवाले से देखा होगा, उसे मैं अच्छे से रिवाइज करवा सका हूँ। तो अब एक कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले ये कंक्लूड कर दिया कि आधा ही लीज कॉन्ट्रैक्ट है, आधा ही सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, अब हम अप्लाई करेंगे अकाउंटिंग। अब लीज कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व थी। वन इज लेसोर एंड द सेकंड वन इज लेसी। लेसोर अपने एसिड का राइट टू यूज लेसी को दे रहा था। लेसी एक एसिड का राइट टू यूज लेसी से हासिल, लेसोर से हासिल कर रहा था। तो दोनों की किताबों में अकाउंटिंग होगी और दोनों की किताबों में अलग अलग अकाउंटिंग हो रही होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं लेसी की पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले हम बात करते हैं लेसी की पर्सपेक्टिव से कि लेसी की किताबों में हम किस तरह से एक लीज कॉन्ट्रैक्ट को अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। तो कहता है स्टैंडर्ड, एट द कमिटमेंट डेट the lessee is required to recognize an asset called right to use asset, representing its right to use the lease asset, and a lease liability representing its obligation to make the lease payment. कमिटमेंट डेट पे लेसी ने अपने पास एक एसेट रिकॉर्ड करना है जिसका नाम है राइट टू यूज एसेट। कमिटमेंट डेट पे लेसी ने अपने पास एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है जिसका नाम है लीज लाइबिलिटी। और यहां से IFRS 16 की लेसी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। यहां से IFRS 16 की लेसी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन इस लेसी अकाउंटिंग की कुछ ऑप्शनल एग्जेम्पशंस हैं। इस लेसी अकाउंटिंग की कुछ ऑप्शनल एग्जेम्पशंस हैं। यानी कि अगर तो हम ये लीज अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं अंडर IFRS 16 तो एक कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम अपने पास एक एसेट रिकॉर्ड करेंगे राइट टू यूज एसेट के नाम से, हम अपने पास एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे लीज लायबिलिटी के नाम से। लेकिन लेसी को एक ऑप्शनल एग्जेम्पशन दी है कि अगर एक लीज अरेंजमेंट लेसी के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म लीज बन जाती है या लो वैल्यू लीज बन जाती है। अभी शॉर्ट टर्म लीज क्या है, लो वैल्यू लीज क्या है, ऑब्वियसली इसकी कुछ डेफिनेशन होगी, इसका कुछ क्राइटेरिया होगा। अगर लेसी के पर्सपेक्टिव से हम लेसी की बात करें, अगर लेसी के पर्सपेक्टिव से एक लीज शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू लीज बन जाती है तो फिर लेसी के पास ऑप्शनल ऑप्शनल मेरे लफ्ज पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शनल एग्जम्पशन है कि लेसी ये वाला मुश्किल काम ना करे, सीधा सीधा रेगुलर बेसिस पे, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करता रहे। ना कोई एसेट रिकॉर्ड करे, ना कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड करे, जो रेंटल पे कर रहा है उसे ईयरली बेसिस पे एक्सपेंस आउट करता रहे। लेकिन ये जो एग्जम्पशन, ऑप्शनल एग्जम्पशन है, ये दो सिनेरियोज में रेलिवेंट रहती है, दो सिनेरियोज में अप्लाई या अवेल की जा सकती है। वन इज शॉर्ट टर्म लीज एंड द सेकंड वन इज लो वैल्यू लीज। अगर टाइम बचा तो हम इसे भी डिस्कस करेंगे। सर अदरवाइज अगर ऑप्शनल एग्जम्पशन रेलिवेंट नहीं बनती, अगर ऑप्शनल एग्जम्पशन रेलिवेंट नहीं बनती तो फिर लेसी क्या करेगा कि कमिटमेंट डेट पे अपने पास एक एसेट रिकॉर्ड करेगा जिसे राइट टू एसेट का नाम दिया जाएगा। कमिटमेंट डेट पे अपने पास एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा जिसे लीज लायबिलिटी का नाम दिया जाएगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय कमिटमेंट डेट? कमिटमेंट डेट का मतलब है कि कमिटमेंट डेट इज द डेट when lessor makes the underlying asset available to the lessee for use. When the lessor makes the underlying asset available to lessee for use. देखिए कमिटमेंट डेट लीज एग्रीमेंट डेट नहीं है। कमिटमेंट डेट लीज एग्रीमेंट डेट नहीं है। कमिटमेंट डेट वो डेट है जिस वक्त, जिस दिन
एक अंडरलाइंग एसेट का राइट टू यूज लेसोर लेसी को मेड अवेलेबल कर दे। कमिटमेंट डेट वो दिन है जिस वक्त एक अंडरलाइंग एसेट का राइट टू यूज लेसोर लेसी को मेड अवेलेबल कर दे, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट डेट। सर तो लीज एग्रीमेंट क्या होती है? सर लीज एग्रीमेंट डेट बेसिकली वो दिन होता है जिस दिन लेसी और लेसोर लीज कॉन्ट्रैक्ट की प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करता है। जिस दिन लेसी और लेसोर लीज कॉन्ट्रैक्ट की प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं। भाई फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई दुकान, अगर आप कोई मकान, आप कोई बैंगलो, आप कोई फ्लैट, आप कोई पोर्शन रेंट पे लेने जाओ, तो आप पहले मालिक से मिलते हो, उससे बात करते हो, रेंट डिसाइड करते हो, सारी मोडेलिटी डिसाइड करते हो और फिर एक एग्रीमेंट साइन करते हो। तो जिस दिन तुम और मालिक के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ, प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हो गई, दिस इज कॉल्ड लीज एग्रीमेंट डेट। और फिर कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको मालिक मकान उस जगह की चाबी दे रहा होगा, उस एसेट का पोजीशन दे रहा होगा। तो जिस दिन आपको मकान की चाबी दी गई, जिस दिन आपको दुकान का पोजीशन दिया गया, इस एसेट को यूज करने का राइट आपके पास आ गया, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट डेट। हमारे सीए में एक फैकल्टी, मतलब एक कुलीग टीचर है, वो इसको यूं समझाते हैं कि मंगनी या निकाह लीज एग्रीमेंट डेट है और रुखसती कमिटमेंट डेट है। जब लड़की और लड़की के खानदान वाले सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री हो जाते हैं, निकाह हो जाता है, तो कमिटमेंट सॉरी एग्रीमेंट डेट हो गया। और जिस वक्त निकाह सॉरी रुखसती हो गई और दुल्हन जो है दूल्हे के पास से ली गई, अब दूल्हा उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा होगा, तो ये कमिटमेंट डेट पीरियड स्टार्ट हो गया है। खैर, कमिटमेंट डेट पे लेसी अपने पास एक एसेट रिकॉर्ड करेगा राइट के नाम से, लेसी अपने पास एक लाइब्रेरी रिकॉर्ड करेगा लीज लाइब्रेरी के नाम से। सबसे पहले लीज लाइब्रेरी को समझते हैं। ठीक है, कुछ पेमेंट्स ऐसी होंगी जो कि कमिटमेंट डेट के वक्त या कमिटमेंट डेट के पहले दे दी गई होगी। कुछ पेमेंट्स ऐसी होगी जो कि कमिटमेंट डेट के वक्त या कमिटमेंट डेट के पहले दे दी गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कमिटमेंट डेट से पहले दे दी जाती है, एक्चुअली कमिटमेंट डेट पे दी जा रही होती है। लेकिन वो सारी पेमेंट्स जो कि फ्यूचर में दी जाएगी, जिसमें आपके रेंटल्स भी आ रहे होंगे, फिक्स रेंटल्स भी आ रहे होंगे, वेरिएबल रेंटल्स भी आ रहे होंगे, बार्गेन परचेज प्राइस भी आ रहा होगा, टर्मिनेशन पेनल्टीज भी आ रहा होगा, एक्सटेंशन पेमेंट्स भी आ रहा होगा, गारंटीड रेजर्व वैल्यू भी आ रही होगी। वो सारी पेमेंट्स जो कि लीज कॉन्ट्रैक्ट की अम्ब्रेला में फ्यूचर में करनी है, उन सारी फ्यूचर पेमेंट्स की एक प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और ये प्रेजेंट वैल्यू से आपके पास एक लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड हो रही होगी। मैं रिपीट करता हूं, प्रैक्टिकली और किताबों के हिसाब से लीज कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि कमिटमेंट डेट पे या कमिटमेंट डेट से पहले कर दी जाती है। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डाउन पेमेंट। लेकिन बहुत सारी पेमेंट्स होती हैं जो कि फ्यूचर में की जाती है। पीरियोडिक रेंटल्स पे किए जाते हैं, बार्गेन परचेज प्राइस पे की जाती है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू पे की जाती है, टर्मिनेशन पेनल्टीज पे की जाती है, एक्सटेंसिव पेमेंट्स की जाती है। वो पेमेंट्स जो फ्यूचर में होंगी, तो जितनी सारी फ्यूचर में हमें पेमेंट्स करनी है, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी और ये प्रेजेंट वैल्यू आपके पास लीज लायबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड होगा। अभी जो प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड होगी, रिकॉग्नाइज लीज लायबिलिटी फॉर द अनपेड पोर्शन ऑफ द लीज पेमेंट्स डिस्काउंटेड एट द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इफ रेडिली डिटर्मिनेबल और इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट अदरवाइज। अभी अगेन एक सेपरेट डिस्कशन है, हमारे पास टाइम वैसे ही शॉर्ट है और हम बिल्कुल टाइम के इख्तिताम पे पहुंचने वाले हैं, तो मैं रेट के हवाले से मजीद डिस्कशन नहीं कर सकता। लेकिन आपको लीज लायबिलिटी समझा रहा हूं कि जो पेमेंट्स आपने डे वन पे कर दी वो तो कर दी, जो सारी पेमेंट्स आपने अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में करनी है, उन सारी पेमेंट्स की जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, तो ये आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी, दिस इज कॉल्ड द लीज लायबिलिटी। एक ने सवाल पूछा है, कैन लेसी ऑप्ट फॉर शॉर्ट टर्म लीज ऑप्ट आउट ऑफ IFRS 16 विद कॉन्ट्रैक्ट दैट आर रिन्यूड आफ्टर 12 मंथ्स? द आंसर इज यस, कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हर 12 महीने बाद रिन्यू हो सकता है, यानी कि नॉन कैंसिलेबल पीरियड 12 महीनों का है, और आपको लगता है कि आप रिन्यू नहीं करोगे, तो मेरे हिसाब से उसे शॉर्ट टर्म लीज बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप उसे रिन्यू करोगे, तो एस्टिमेशन की बेसिस पे आपका लीज टर्म 12 महीने से ज्यादा हो गया, पर शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होनी चाहिए। एक ने सवाल पूछा है कि क्या रिफंडेबल डिपॉजिट राइट टू एसेट का बात बनता है? नहीं। रिफंडेबल डिपॉजिट तो आपने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, उसे हम लीज लायबिलिटी राइट टू एसेट के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते, उसे हम सेपरेटली एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, एज अ रिफंडेबल डिपॉजिट रिकॉर्ड कर लेते हैं। सर हमने अपने पास एक लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड की, फ्यूचर की सारी पेमेंट्स को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड की, और हम अपने पास एक एसेट रिकॉर्ड करेंगे राइट टू एसेट के नाम से। अब इस राइट टू एसेट के अंदर चार चीजें क्यूमुलेट होंगी, चार चीजें एडअप होंगी। नंबर वन, लीज लायबिलिटी। जो आपने लीज लायबिलिटी क्रेडिट की है, ये राइट टू यूज एसेट के अंदर कैपिटलाइज हो जाएगा। नंबर टू,
वो सारी लीज पेमेंट्स जो आप कमिटमेंट डेट के वक्त या कमिटमेंट डेट से पहले कर चुके हो। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या होगी? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट हम कमिटमेंट डेट पे या कमिटमेंट डेट से पहले कर चुके होते हैं, इससे भी हम राइट टू यूज एसेट का पार्ट बनाएंगे। नंबर 3, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसी। नंबर 3, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसी। अब ये क्या होता है? सर, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए लेसी ने जितनी भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर की है ना, लेसी ने जितनी भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर की है ना, ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। लेसी के पर्सपेक्टिव से इसे भी आप राइट टू यूज एसेट का पार्ट बनाओगे। मेरे लफ्जों पे ध्यान दें, मेरे लफ्जों पे ध्यान दें। मैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, मैं सम कॉस्ट की बात नहीं कर रहा। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बंदे से कहा कि भाई मुझे एक फला एरिया में कोई फ्लैट किराए पे चाहिए, ये 5,000 रुपए रखो, मेरे लिए फ्लैट तलाश करो। तो ये 5,000 रुपए मेरे लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, सम कॉस्ट है। हो सकता है उसे फ्लैट मिले, हो सकता है उसे फ्लैट ना मिले। लेकिन मैंने उसे कहा कि भाई मुझे एक फ्लैट ढूंढ के ला के दो। अगर तुमने फ्लैट ढूंढ के लाकर दिया और मेरी डील पक्की हो गई तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। तो ये 5,000 रुपए सम कॉस्ट नहीं है, 5,000 रुपए इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। आसान सी डेफिनेशन क्या है इंक्रीमेंटल कॉस्ट की? वो कॉस्ट जो इनकम ना होती अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट ना होता। वो कॉस्ट जो ये इनकम ना होती अगर ये लीज कॉन्ट्रैक्ट ना होता, इसे हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इसे हम इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करने की फीस या कमीशन वगैरह दिया गया तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन अगर सेलेक्ट करने के लिए आपने कोई फीस पे कर दी कि हमने कौन सी लीज लेनी है, तो हो सकता है कि हम लीज लें ना लें, ये सम कॉस्ट है। अगर कोई इंटरनल हम अपनी कॉस्ट वगैरह इनकर कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं कहलाई जाएगी, ये सारी कॉस्ट है सम कॉस्ट कहलाई जाएगी। राइट टू यूज एसेट में हमारे पास लीज लायबिलिटी को हम राइट टू यूज एसेट में कैपिटलाइज करेंगे। वो सारी लीज पेमेंट जो हम कमिटमेंट डेट या कमिटमेंट डेट से पहले कर चुके हैं, उन्हें हम राइट टू यूज एसेट में कैपिटलाइज करेंगे। अगर लेसी ने कोई इंक्रीमेंटल नेचर की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है, इससे हम राइट टू यूज एसेट में कैपिटलाइज करेंगे। और चौथा है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कि अगर एसिड को इंस्टॉल करके, कमेंस करके आपके ऊपर कोई लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ जाती है कि आपने इसे फ्यूचर में डिसमेंटल करना है, आपने फ्यूचर में जगह को रिस्टोर करना है, तो जो भी फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट या रिस्टोरेशन कॉस्ट होगी, उसे भी हम प्रेजेंट वैल्यू टर्म में राइट टू यूज एसेट में कैपिटलाइज कर रहे होंगे। मैं रिपीट करता हूं, लेसी के पर्सपेक्टिव से कमिटमेंट डेट पे हम एक एसेट रिकॉर्ड करेंगे, हम एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू लीज हो, तो फिर यहाँ पर ऑप्शनल एग्जम्पशन है कि आप ये वाला काम ना करें, सीधा सीधा एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, इतनी सारी पंचायत में ना पड़े। लेकिन अगर ये एग्जम्पशंस नहीं है या आप एग्जम्पशंस को अवेल नहीं करना चाहते, फिर आप एक एसेट रिकॉर्ड करोगे, आप एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। लायबिलिटी जो रिकॉर्ड होगी सारी फ्यूचर लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड होगी। एसेट जो रिकॉर्ड होगा लीज लायबिलिटी, कमिटमेंट डेट या कमिटमेंट डेट से पहले की जाने वाली पेमेंट्स, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय द लेसी और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इन चारों चीजों का टोटल करके रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब फ्यूचर में इस लीज लायबिलिटी को हम अनवाइंड करते जाएंगे और रेंटल्स की पेमेंट रिकॉर्ड करते जाएंगे। हर ईयर एंड पे हम अपनी लीज लायबिलिटी पे इंटरेस्ट एक्सपेंस से अपनी लीज लायबिलिटी को अनवाइंड करेंगे, ग्रो करेंगे, और जो जो रेंटल पे किया जाता है उससे अपनी लीज लायबिलिटी को कम करते जाएंगे। और दूसरी तरफ जो हमारे पास एसेट आ रहा है, दूसरी तरफ जो हमारे पास एसेट आ रहा है, इस एसिड को हम जनरली लार्जली IAS 16 के तहत डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। कॉस्ट मॉडल में रह सकते हैं, रिवॉल्यूशन मॉडल में रह सकते हैं, लेकिन लार्जली ये डेप्रिशिएट तो हो ही रहा होगा। कॉस्ट मॉडल में है तो सिर्फ डेप्रिशिएट हो रहा होगा और उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग वगैरह होगी। अगर रिवॉल्यूशन मॉडल में है तो डेप्रिशिएशन के साथ साथ रिवॉल्यूशन भी की जा रही होगी। स्टैंडर्ड तो इस बात की भी इजाजत देता है कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज पे ली और वो राइट टू यूज एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट कर जाता है, तो आप इसे IAS 40 के तहत इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी अकाउंट फॉर कर सकते हो। सर, करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। लेसोर की तो पूरी अकाउंटिंग का सिलसिला रहता है। लेसी के हवाले से मॉडिफिकेशन, मेजरमेंट, इन चीजों की प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम था, तो आज की सेशन के अंदर हमने थोड़ा लीज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का डिटेल पोस्टमार्टम किया। लेसी के पर्सपेक्टिव से कमिटमेंट के वक्त किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है, इसका कॉन्सेप्ट समझा। मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल वगैरह, मतलब कुछ इलस्ट्रेशन वगैरह भी बनाई थी, लेकिन ऑब्वियसली टाइम लिमिटेशन की वजह से उसको कवर ना कर सके। लेकिन कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की कि कमिटमेंट डेट पे क्या होगा, कमिटमेंट डेट के बाद क्या होगा। आई होप कि अब तक जो बातें इस लिमिटेड टाइम के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सका हूँ और आपको अच्छे से समझा भी सका हूँ। मीनवाइल हमारे पास कुछ 5-10 मिनट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चंस ले लूं, क्योंकि 3:30 बजे हमें अगला स्टैंडर्ड IFRS 11 जॉइंट अरेंजमेंट स्टार्ट करना है। तो सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास, अगर कोई सवाल है तो मैं उनको ले लेता हूँ।
वसीम, इसके हवाले से स्टैंडर्ड ने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की है। जनरली हम एक बिजनेस के नेचर को देखते हुए, बिजनेस को देखते हुए एक बिजनेस सेंस डेवलप करते हैं कि हमारे कौन से एसेट्स लो वैल्यू एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस जगह पे बैठा हूँ, तो मेरे पास जो लैपटॉप रखा है, मेरे पास जो कैमरा रखा है, मेरे पास जो इक्विपमेंट्स रखे हैं, ये मेरे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मटेरियल एसेट है। लेकिन जो माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो चेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इममटेरियल नेचर की चीजें हैं। तो नेचर, बिजनेस के नेचर के इस बेसिस पे, बिजनेस केस टू केस बेसिस पे आप ये असेस करते हो कि आपके लिए एसेट लो वैल्यू आइटम है या नहीं। थैंक यू फैसल, थैंक यू सलीम। अच्छा, वैसे मैंने जितनी बातें बताई हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में अवेलेबल है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आप थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो मुर्तुजा कायद के नाम से जो है ना मेरा यूट्यूब का पेज है, आप वहां पे भी इन चीजों को देख सकते हो। जितना कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस किया, लेसिक अकाउंटिंग, रीजन वैसे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है जो कि मैं अपने करिकुलम के अंदर सेल कर रहा हूँ, लेकिन और ज्यादा कंटेंट आप लोगों को मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर मिल जाएगा। और वहां से ना आप लोग, अच्छा मेरे पास अगर 1 मिनट दीजिएगा मुझे, अभी हमने जाना नहीं है, ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मैंने आप लोगों के साथ एक चैट बॉक्स में जो है ना एक लिंक शेयर किया है। तो ये लिंक से जो है ना आप लोगों को मेरी गूगल ड्राइव का एक्सेस मिलेगा। इस गूगल ड्राइव में आपके पास मेरे जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ उनके एक्सेस आ रहे हैं, और ट्रेनिंग एंड शॉर्ट कोर्सेज के नाम से एक फोल्डर आ रहा है। ट्रेनिंग एंड शॉर्ट कोर्सेज के इस फोल्डर के अंदर आपको जो मैंने ट्रेन प्रेजेंटेशन दी IFRS 16 की, इसकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन भी अवेलेबल है। कुछ एग्जांपल्स मैंने करवानी थी लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं ना करवा सका। और एक कंप्लीट समरी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, कंप्लीट समरी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जिसमें IFRS 16 के सारे कॉन्सेप्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ समरी मैंने समराइज करने की कोशिश की है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने हार्डली इस पूरे स्टैंडर्ड का इस लिमिटेड टाइम में कोई 5-10% हिस्सा ही कवर किया होगा। लेकिन इस स्टडी ड्राइव को भी गो थ्रू कीजिएगा। इसमें आप लोगों को, वैसे तो ये मेरे सारे कोर्सेज का मटेरियल आ रहा होता है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ट्रेनिंग एंड शॉर्ट कोर्सेज में मैंने एक फोल्डर बनाया है एक्सटर्नल रिव्यू प्रोग्राम IFRS 16 के नाम से। तो जो मटेरियल मैंने इस्तेमाल किया है, प्रेजेंटेशन, समरी और एग्जांपल्स मैंने बनाई थी सॉल्व करवाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं था, तो आप लोग यहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको कोई करिकुलर कोई भी मटेरियल वगैरह चाहिए हो तो आपको इन फोल्डर्स के अंदर मिल जाएगा। लाइक ISN IFRS के स्टैंडर्ड फोल्डर के अंदर कुछ समरीज वगैरह आ रही है जो कि आपके फ्यूचर में हेल्प करेगी। और वैसे अगर आपको कवर करना हो डिटेल में और चीजें वगैरह डिस्कस पढ़नी हो, तो आप लोग मेरे यूट्यूब पेज पे जाके भी वहां पे आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो आज की डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं। बहुत सारे लोगों से पहले भी पास में मुलाकात हुई होगी एज अ स्टूडेंट। आई एम हैप्पी टू हैव देम अगेन ऑन माय स्क्रीन। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों से फ्यूचर में भी मुलाकात रहेगी।